हेलो एंड गुड इवनिंग ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल आप सभी के? आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान। और आज से ही आपको जो मृदा विज्ञान है इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से आपको डिस्कशन किया जाएगा ताकि एग्जाम में जब आप बैठें तो इस सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे। और चूंकि हम आज स्टार्ट ही कर रहे हैं तो कुछ हमारा पैटर्न पहले हम समझ लेते हैं। पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है, हर एक छोटी से छोटी चीज को हम समझने का ट्राई करेंगे और उससे जो रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं उनको भी हम क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे हमारी क्लास एंड होगी देन हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो हमारा चैप्टर अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका हमको रिवीजन हो जाए, एक रिकॉल हमको मिल जाए। ठीक है, तो आप सभी ऑफिसर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी मृदा विज्ञान सॉइल साइंस की इस क्लास में जुड़ने के लिए। और आप सभी के लिए कुछ मृदा की भाषा में ही मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मृदा में अगर पीएच थोड़ा भी इधर उधर होता है तो पूरा खेल वहां पे चेंज हो जाता है। ठीक है, पूरा खेल चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से इस क्लास में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आपका ध्यान हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, तो खेल इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ, इसी उत्साह के साथ, इसी हर्षोल्लास के साथ इस मृदा विज्ञान की जो हमारा मृदा विज्ञान का सब्जेक्ट है, सॉइल साइंस सब्जेक्ट है, इसको हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप सभी का इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में साथ चाहिए। आप सभी को फिर से तहे दिल से नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। और कैसे हो आप सभी, एक बार आप बता दो कैसा गया आपका दिन। क्योंकि कुछ हमारे ऑफिसर्स हैं जो कि सुबह भी क्लास हम लोग किए थे और अभी भी फिर से जुड़ रहे हैं, तो एनर्जी बना के रखिए, खाते पीते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पोर्शन से। हमारा फर्स्ट आज का लेक्चर रहने वाला है, फर्स्ट हमारी क्लास रहने वाली है। और बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनको हम और आसानी से तोड़ के समझ सकते हैं, उन सभी बातों को हम यहां पे करेंगे। और आपको मृदा विज्ञान इस क्लास के बाद जो आपको नहीं भी पता है वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी तक जो आपने नहीं भी पढ़ाया था वो सब कुछ मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो एक हमारा पैटर्न जो कि रहता है, हम क्लास में जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम रिकेप लेते हैं। क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है ये एकदम नई है, पहली हमारी क्लास है मृदा विज्ञान की। तो आज रिकेप के लिए हमारे पास सिर्फ सब्जेक्ट का नाम है मृदा विज्ञान सॉइल साइंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं, ये हमारा कुछ पैटर्न रहता है। जो नए हमारे ऑफिसर्स हैं वो थोड़ा समझ लें कि आज जो हम पढ़ेंगे उसमें बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल। जब मैं आपसे कह रहा हूं मृदा, तो जो मृदा शब्द है, जो सॉइल शब्द है, एग्जैक्ट इसका मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली अगर सॉइल कह रहे हो तो क्या अभी आप अपने घर में रह रहे हो, जो आप दीवार छू रहे हो, जो आप फर्श पे अगर आप बैठे हो, या जो भी, ये क्या ये भी मृदा है? इसको आप मृदा कह सकते हो। या आप एक ढेला उठाओ तो क्या उसको मृदा कहोगे? अगर मृदा कह रहे हो तो क्यों मृदा कह रहे हो और किसको मृदा आप नहीं कहोगे? तो इन सबका हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ सॉइल के फंक्शन क्या है। अच्छा, सॉइल के फंक्शन हाल फिलहाल में जो 6RD एक कॉन्सेप्ट हमारा रहता है, कुछ हमारे प्रीवियस जो ऑफिसर्स हैं उनको पता भी होगा। 6RD एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, जिसमें हम पढ़ते हैं 6 रोल्स होते हैं सॉइल के, 6 ये डिसिप्लिन हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि 6 जो मेजर ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। सॉइल के रोल क्या क्या हैं उनको भी पढ़ेंगे। और अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट बेसिकली जो 3 हमारी परतें हैं, ठीक है, मेंटल कोर, और इसके साथ साथ हम अर्थ क्रस्ट की बात करेंगे। अर्थ क्रस्ट क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, क्रॉप को जब ग्रो करते हैं तो अर्थ क्रस्ट का इंपॉर्टेंट रोल क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हो तो कौन कौन यहाँ पे है एक बार सभी का नाम देख लेते हैं। और एक काम कीजिए आप सभी, मैं फिर से जानना चाहूंगा चूंकि कुछ लोग नए भी हैं, तो आप अपना सेमेस्टर लिख दो, या जो भी आप अगर लास्ट ईयर में हो तो लास्ट ईयर लिख दो, अगर आप पास आउट हो चुके तो पास आउट लिख दो। अब थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप मेरे को एक बार सभी लोग लिख दो। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा, क्या आपका स्तर है, मुझे उससे थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी कहां तक हमें डीप कितना जाना है, और अगर एडवांस हम पढ़ेंगे तो कितना हम जा सकते हैं। ठीक है, चलिए खुशबू, महक, आशीष, सूरज, मोहित, मनीष, फटाफट आप सभी लोग एक बार अपना सेमेस्टर या अभी आप हाल फिलहाल में क्या कर रहे हैं वो थोड़ा मुझे बता दो, मुझे क्लैरिटी मिल जाएगी, देन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सचिन पास आउट, रवि 7th सेमेस्टर, नीतू 2nd, अच्छा आशीष पास आउट है, मीधा गुड इवनिंग 4th सेमेस्टर। चलिए, तो मोस्टली हमारे जो ऑफिसर्स हैं ये कह सकते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर के मोस्टली 7th सेम वाले स्टूडेंट यहाँ पे हैं, और कुछ पास आउट भी हैं। अच्छा ठीक है, सोनू मिश्रा पास आउट हैं,
कुछ पास आउट भी हैं, कुछ हमारे 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी हैं, कुछ यहाँ पे 2nd सेम भी की हैं। बहुत अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, फटाफट। और आपने सिर्फ अपना क्यों क्या है, आप इंट्रोडक्शन में जहां से हो वो नहीं बताते हो क्या? सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका लोकेलिटी, एनवायरमेंट। जब भी हम बात करते हैं अपने गुणों की, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि 50% हमें नेचर से सारी चीजें मिलती हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से मिलती हैं, और 50% जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनसे हमारी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उस जगह को जरूर मेंशन करिए, उस जगह पे हमेशा नाज करिए जहां से आप बिलोंग करते हैं, जिसमें कि आप काम को करते हैं। ठीक है, अपना काम आपकी छवि दिखाता है। ठीक है, लेकिन समाज ने तो आजकल कुछ और ही पैटर्न निकाल के रख दिया। इंसान अगर आपसे पूछता भी है कि अभी क्या कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं जानना चाहता है कि आपको इज्जत कितने दें, लेकिन जो आपकी जगह होती है वो एक यूनिक कैरेक्टर शो करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़, ठीक है, MP, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। अगर मैं सॉइल, जब हम पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया, तो हम इंडिया में विभिन्न स्टेट यूटी की बात करेंगे। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं, एक समुचित अगर बढ़ लें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। ठीक है, तो पूरा हमारा भारत एक साथ जुड़ चुका है यहाँ पे, और महाराष्ट्र से भी कुछ हैं, बिहार से भी हैं, भोपाल MP से भी हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, और अब ध्यान से सुनना सारी चीजें। क्या चीजें आपको सुननी है? तो हाल फिलहाल में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, या अभी एक साल में पीछे की बात करूं, वहां पे अगर मैं पीछे बैक में जाऊं, तो हर एक सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें किसी भी सब्जेक्ट का आप अगर पढ़ रहे हो, तो आपका ये दायित्व बनता है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने फैकल्टी से उन बुक्स के बारे में जान लो, या फिर खुद से आप अपने नोट्स बना लो, वहां से आप तैयार कर लो। ठीक है, चलिए, तो ये जानना चाहिए हमें क्या हुआ। अभी मैं कैसे आपको कह सकता हूं कि ये जो आपको पीछे बुक्स यहां पे दिख रही होंगी, ये बुक्स क्यों पढ़ना जरूरी है? पहला तो अगर इन बुक्स को आप पढ़ते हो सॉइल की, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सॉइल यहां आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो, अगर इन बुक्स को आपने पढ़ा होता तो बिल्कुल आज जरूरत हमारे साथ इकट्ठा होने की नहीं है। लेकिन ये पल, इस पल को जब हम कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे हैं, तो और ज्यादा जानकारी क्या हो सकती है उसको सीखने का हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। दूसरा, चूंकि एग्जामिनेशन में इन पुस्तकों का नाम और इनके ऑथर या यहाँ ये कहां से निकाली जाती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमको देखने को हाल फिलहाल में मिल रहे हैं। अब सर कहेंगे क्या कोई प्रूफ है? हाँ बिल्कुल प्रूफ है। कौन से प्रूफ है? तो UP SSC का जो एग्जामिनेशन हुआ था वहां पे भी बुक से क्वेश्चन मिले, UP PCS आयोग का जो एग्जामिनेशन हुआ था यहाँ पे भी बुक से क्वेश्चन मिले, हमें 3 क्वेश्चन मिले थे। इसके अलावा UPSC का जो एग्जामिनेशन हुआ था वहां पे एक क्वेश्चन हमको बुक से मिला। तो यानी कि जो मेजर एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं, IPS FO में भी हमें 2 क्वेश्चन बुक से मिले थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जानना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं, और हम लोग अपने सब्जेक्ट को, अपने विषय को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले ये इन बुक्स को आप लोग नोट डाउन कर लेना, ये इनके ऑथर कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ बुक को भी आप एक बार अपनी, कहते नहीं फरी फरी नजर मतलब होता है कि एक बार देख लो, अच्छे से एक बार देख लो इसको, तो आपको कभी भी अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आपको समझ आए कि बिल्कुल हाँ, अगर हमने इससे पहले भी इसको पढ़ के रखा है। ठीक है, चलिए कंसंट्रेशन करना हमारे इस स्लाइड पे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट हमारी बुक है जो आपको जाननी चाहिए, वो कौन सी बुक है? द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसको पढ़ा भी है, एनसी ब्रेडी की बुक है, और बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, एनसी ब्रेडी साइंटिस्ट का नाम है, और बुक का क्या नाम है? द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फर्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट बुक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे आपको देखने को मिल रही है। दूसरी बुक है सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर। दूसरी कौन सी है? सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर। ये टिस्डेल और नेंसल द्वारा लिखी गई है। अच्छा, एट ऑल का अगर अर्थ आप समझते नहीं हो, मान चलो आप 5 मित्र हो, और 5 मित्र ने मिलकर एक काम को किया है, तो एक मित्र ऐसा होगा जिसका सबसे ज्यादा योगदान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उस योगदान का सबसे ज्यादा श्रेय जाएगा, वो किसको जाएगा? आपके मित्र को। और 5 का नाम आप एक साथ नहीं लिख सकते किसी बात को, यानी कि आप बताना चाहोगे अपने, मान चलो कोई आपने ऐसा काम किया जिसमें आप 5 मित्रों ने मिलकर उस काम को किया, कोई जानना चाहता है कि ये काम किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे फलाना व्यक्ति द्वारा किया गया, और उसके आगे आप एट ऑल लगा देते हो। एट ऑल का मतलब होता है ये काम, और इसके अलावा भी कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ लोगों ने किया है। तो एट ऑल का मतलब आपका यही होता है। आप समझ लो, कहीं आपको एट ऑल देखने को मिलता है तो आप क्या कह सकते हो कि जो एट ऑल है इसका मतलब है कि इनके अलावा भी इसमें कुछ साइंटिस्ट यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो जो हमारी बुक है सेकंड कौन सी है? सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर। ये टिस्डेल और नेल्सन द्वारा लिखी गई है, इसको आप याद कर सकते हो। थर्ड हमारी जो बुक देखने को हमको मिल रही है वो है
टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस, बहुत ही अच्छी बुक। ये आपको 3rd नंबर की देखने को बुक यहाँ पे मिल रही है, 2nd नंबर की आपकी ये है, और 1st नंबर की आपको ये देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, चलिए ये जो बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ सॉइल साइंस, टी.के. विश्वास और एस.के. मुखर्जी, इंडियन साइंटिस्ट, और बहुत सिंपल लैंग्वेज की बुक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की बुक है। आप इसको यहां से इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद कर सकते हो। अगली जो इंपॉर्टेंट हमारी बुक है वो है इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस, डी.के. दास। मोस्टली आपने पढ़ा भी होगा, अगर इस बुक को आप सॉइल साइंस अगर पढ़े हैं तो आप बेसिकली स्टार्टिंग यहां से कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगा इन बुक अगर आप पढ़ना भी चाहते हो। ठीक है, आप लोग रिकमेंडेशन लेते हो कि सर मुझे सॉइल साइंस के लिए कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बुक है जो पढ़नी चाहिए, मुझे एग्रोनॉमी की कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप और ही डीप लेवल में जाना चाहते हो सॉइल साइंस का, थोड़ा आगे फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं सॉइल से रिलेटेड आप काम करना चाहते हो या इस फील्ड से जुड़े रहना चाहते हो, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। क्यों? इसका इंपॉर्टेंट रीजन है, जो डी.के. दास बुक आपको देखने को मिलती है, ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड करती है। कौन सा? थ्योरी नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और सीयूटी एग्जामिनेशन जैसे कि हो गया, इन सभी एग्जामिनेशन में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में 1-2 एग्जाम हुए, वहां पे भी प्रैक्टिकल जो सॉइल साइंस का सब्जेक्ट है वहां पे भी इनका रोल इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। और आप सभी ऑफिसर्स जिस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो उस जॉब के फाइनल इंटरव्यू में भी आपको क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो प्रैक्टिकल बेस पे होते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए, अभी मैं आपसे पूछूं बताओ व्हाट इज द वर्ल्ड डेंसिटी, तो आप हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट यहां पे आंसर करेक्ट कर दो कि वर्ल्ड डेंसिटी क्या होता है। लेकिन मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन कह दूं कि ये बताओ वर्ल्ड डेंसिटी को हम निकालेंगे कैसे, तो वहां पे आप फंस जाओगे और आप नहीं करेक्ट आंसर कर पाओगे कि वर्ल्ड डेंसिटी को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें लेते चलनी है, कुछ जो चीजें हैं उनका मैं प्रैक्टिकल वे में भी आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो हमारी 4th हो गई इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस, जो कि डी.के. दास द्वारा लिखी गई है। 5th बुक की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ये है फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। ये भी अच्छी बुक है, जेआरएफ एसआरएफ जो बच्चे प्रोफेशन करते हैं वो इस बुक को प्रेफर करते हैं और अपने 1st-2nd सेमेस्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छी मोटी बुक हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस यानी कि ISSS के थ्रू ये निकाली जाती है, सोसाइटी के थ्रू है और अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हो। ये हमारी 5th यहाँ पे बुक देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए तो ये हमारी इंपॉर्टेंट बुक थी, इनके नाम आप लोग याद कर लेना। और हाल फिलहाल में अगर क्वेश्चन में मिलेगा तो हो सकता है आपको इनमें से इस स्लाइड से मिल जाए। ठीक है, चलो समझ गए, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं। और ट्राई यही करना कि अगर कोई डाउट आता है तो तुरंत आप पूछ लो, और ये क्लास हमारी इसी प्रकार से चलती रहेगी। अगर आपका कोई डाउट आता है तुरंत पूछो, मैं आपको फटाक से आंसर करके उसको आपको क्लियर करने का ट्राई करूंगा। अगर आप चुपचाप बैठोगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को मिल जाएगी। ठीक है, हाँ रवि बता भी रहे हैं, कोर सैंपलर से निकालते हैं, आरडी बोतल होती है उसके थ्रू निकालते हैं, और बहुत सारे मेथड है, बता दूंगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड मैं पीवाईक्यू एनालिसिस करता रहता हूं, तो मैं आपको वो सारा सजेशन, आपको वो सारी जो गाइडेंस होती है वो प्रोवाइड कर दूंगा। किसी का कोई डाउट तो नहीं? चलो हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट पे। सॉइल साइंस सब्जेक्ट जो हम सॉइल साइंस कह रहे हैं, साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट को क्रमबद्ध, सुसंगठित और एक तरीके से एक गाइडलाइन को फॉलो करके जो हम ज्ञान लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान कह देते हैं। ठीक है, तो विज्ञान बेसिकली है क्या, साइंस क्या है, सुसंगठित क्रमबद्ध अध्ययन को हम विज्ञान कह सकते हैं। और साइंस जो हमारा शब्द टूट गया इसको हम समझ गए, लेकिन हम किसकी साइंस पढ़ रहे हैं, तो सॉइल की जो साइंस है। ठीक है, सॉइल बन कैसे रही है, सॉइल में डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे चल रही हैं, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, ये सभी हमको जो प्रक्रियाएं इस प्रकार से चलती हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है, कैटायन का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, बेस सैचुरेशन क्या है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या, इन सभी प्रक्रियाओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे भी, और इन सभी को जानने के लिए हमें क्या साइंस की रिक्वायरमेंट है, तो इसीलिए हम इसको सॉइल साइंस सब्जेक्ट कह रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप आई थिंक। अब हम सबसे पहले बात करते हैं सॉइल के जेनेसिस की। जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना। जैसे मैं कहूं कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, ह्यूमन का जेनेसिस कैसे हुआ, ह्यूमन का जेनेसिस कैसे हुआ, तो आप सभी जानते हैं जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वहां से क्या हुआ, जब सबसे पहले जो बिग बैंग थ्योरी है, कहीं कहीं आप उसी को ओरिजिन मानते हैं, चाहे ह्यूमन की बात करें चाहे आप सॉइल की बात करें। तो जो बिग बैंग थ्योरी है इसी में ही अणु बनना स्टार्ट हुए, एटम्स बनना स्टार्ट हुए, फिर एलिमेंट्स बने, फिर मिनरल्स बने, फिर रॉक्स बनी, और कहीं ना कहीं फिर ट्रू सॉइल बनती हमें नजर आती है। तो वो इतना हम डेप्थ में नहीं जाएंगे वहां तक कि हमें एलिमेंट के एटम्स के बारे में पढ़ना है, नहीं, हमें मिनरल्स तक पहुंचना है। मिनरल्स तक हमसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स पढ़ेंगे, रॉक्स पढ़ेंगे। तो सॉइल की जब जेनेसिस की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि जो मृदा यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, जो मृदा आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, मृदा का बनना
इसी को कहेंगे क्या, सॉइल जेनेसिस, सॉइल जेनेसिस। तो यहां पे दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो हमारा वर्ड निकल के आता है सॉइल और दूसरा वर्ड निकल के आता है लैंड। क्या है, एक वर्ड निकल के आता है लैंड, यानी कि ये बेसिकली आपका क्या है, भूमि, इसको कह सकते हो, ठीक है। और यहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हो क्या, सॉइल यानी कि मृदा। अब इन दो में हमें समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। प्रयास हम यही करेंगे कि जितना हो सके आप लिखने पे हम लोग जाएं, लिखने पे हम ज्यादा मूव करें, और वही हमारे लिए अच्छा भी रहेगा और आपको जल्दी याद भी रहेगा, ठीक है। चलो मान चलते हैं ये कोई किसी एक पर्सन है, इनका हम नाम देते हैं, इनका हम नाम देते हैं एक्स, कोई पर्सन है, ठीक है। ये कोई एक्स पर्सन है और एक्स पर्सन के पास 1 हेक्टेयर यहां पे लैंड देखने को मिल रही है, लैंड देखने को मिल रही है, ठीक है। ये कोई एक्स पर्सन है और इनके पास हम कह सकते हैं कि क्या है, ठीक है, ये जो 1 हेक्टेयर की लैंड देखने को यहां पे मिल रही है, ठीक है। 1 हेक्टेयर की इनके पास लैंड हमको देखने को मिल रही है, कोई पर्सन एक्स है। अब दो चीजें यहां पे हमें समझनी रहेंगी, एक तो क्या है, एक तो क्या हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट लैंड, और दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहां से पढ़ेंगे सॉइल यानी कि मृदा। जब मैं कह रहा हूं एक्स पर्सन, इनके पास टोटल लैंड कितनी है, तो आप कहोगे सर 1 हेक्टेयर है। कितनी है, 1 हेक्टेयर इनके पास लैंड है। यानी कि जब यूनिट यहां पे देखने को मिलेगी तो कहो यूनिट यहां पे शामिल कौन सी हो गई, हेक्टेयर। तो आप कह सकते हो बिल्कुल जो लैंड है इसको हम यूनिट में मेजर करते हैं। सॉइल को क्या है, सॉइल को भी आप मेजर करोगे यूनिट में, लेकिन वहां पे ज्यादा हमको कह सकते हैं हमारा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो यूनिट पे नहीं आता है। अच्छा, सबसे पहले हम लैंड की बात कर लेते हैं। तो लैंड क्या है, दिस इज 2 डायमेंशनल बॉडी, ये क्या है 2D बॉडी होती है। और लैंड जो हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कोई मान चलो आप चित्र देखते हो, चित्र देखते हो तो आपको एक 2D एक 3 डायमेंशन देखने को मिलता है। 3 डायमेंशन जब बहुत अभी तो जो हमारे मोबाइल्स फोन आ रहे हैं या लैपटॉप्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या है, आप किधर से भी देखो तो आपको समान तस्वीर दिखाई देती है, उसी कलर की आपको चीजें दिखती हैं। लेकिन पहले अगर थोड़ा आप और पीछे वापस आओ, थोड़ा पास्ट में जाओ, तो देखना जब भी आप लैपटॉप फोन्स वगैरह को देखते थे, तो जैसे ही आप स्क्रीन से थोड़ा इधर हटते थे और उस चित्र को देखने का ट्राई करते थे, तो उसके बाल आपको गायब हो जाते थे, उसका सिर्फ चेहरा सफेद सफेद वाइट वाइट दिखाई देता था, बाल गायब हो गए। जैसे ही आप फिर से फ्रेम में आते थे तो पूरा पर्सन आपको देखने को मिलता था। यानी कि डायमेंशंस का मतलब यही सिंपल है कि कितने आरेख हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जो आपका लैंड है ये 2 डायमेंशन देखने को मिलता है। 2 डायमेंशन में कौन कौन सा है, एक तो हम यहाँ पे बात करेंगे लेंथ की, ठीक है, एक हम बात करेंगे लेंथ है, और दूसरा आपका कौन सा है, विड्थ है, ठीक है। लैंड में क्या है, एक तो लेंथ हो गई और आपकी विड्थ यहां पे देखने को हमको मिल रही है, ठीक है। कुछ भी लिखो, WIRTH विड्थ लिख दो या विड्थ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें समझना है। यहां पे सिर्फ 2 ही चीजों की बात की जाएगी, एक तो लैंड जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली 2 डायमेंशन होता है, और यहां पे जो मेजर हमारा फोकस होता है ये यूनिट पे होता है, और विड्थ और आपको लेंथ देखने को मिलती है। मान चलो यहां से हमने चलना स्टार्ट किया एक पॉइंट से, ये पॉइंट हमारा मान लेते हैं ए है, और पॉइंट हम बी तक गए, तो हमने जो टोटल दूरी हमने नापी, ये क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, ये लैंड हो गई हमारी, क्या है, ये हमारी लैंड हो गई। अब हम बात करते हैं सॉइल पे। तो यहां से आप समझ गए कि जो लैंड होती है 2 डायमेंशनल होती है, लेकिन जब आप सॉइल की बात करोगे तो ये 3 डायमेंशनल होती है। 3 डायमेंशन होती है। 3 डायमेंशन में कौन कौन से होगा, एक तो लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ के साथ साथ विड्थ होगा, और साथ ही साथ इसमें हमें एक तीसरी यूनिट देखने को मिलेगी जो कि हमें डेप्थ, इसको हम डेप्थ से मेजर करते हैं, ठीक है, डेप्थ से इसको हम मेजर करते हैं। साथ ही साथ हाँ ये जरूरी है मनीष, ये पूछ लो, ठीक है। तो बात कर रहे हैं लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, डेप्थ हो गया। ये नेचुरल बॉडी होती है, ये नेचुरल बॉडी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, ये नेचुरल बॉडी देखने को मिलती है। तो अभी के लिए हमें क्या जानना है, नेचुरल बॉडी क्या है, सॉइल आपकी नेचुरल बॉडी है, ये 3 डायमेंशन है, इसमें 3 डायमेंशन देखने को मिलती है। तो कभी कभी क्वेश्चन हमको यहां से भी मिल जाता है, ठीक है, याद रखना। हो सकता है ये आसान अभी लग रहा हो, लेकिन एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, इतना हम पे प्रेशर होता है कि 3D 2D छोड़ो, हम सॉइल और लैंड ही भूल जाते हैं, हमें स्पेलिंग तक याद नहीं रहती है, ठीक है। और अभी तुम जो पूछ रहे हो ना, डंडा कल से ले आऊंगा, नहीं तो मैं हंसना जरूरी है, लेकिन इन बातों पे हंसना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, डिफिनेशन याद करवाते हैं, तुम्हारी हंसी सबकी निकल जाएगी, रुक जाओ। 2 डिफिनेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिल रही हैं, नहीं मानोगे तुम लोग, हैं। चलो
डिफिनेशन में दो डिफिनेशन हमको जाननी है। कौन कौन सी डिफिनेशन है? एक तो हंस लो, हंस लो, पेट फूल जाए और सांस आनी बंद हो जाए तब बता देना, बेहोश हो जाना एक दो लोग। हाँ हाँ, प्रवीण जी को सवाल फॉर्मेशन जानना है ना? रुक जाओ, सब बता रहा हूं मैं। हंस लो पहले, तुम पेट फूला लो अपना हंस हंस के। अभी पूछूंगा, रुक जाना ना। चलो, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमको यहां पे याद रखनी है, एक तो लैंड, दूसरा हमारा सॉइल। तो इनकी जो डिफिनेशन दी गई है एक इंस्टीट्यूट के थ्रू दी गई है, वो कौन सा है? यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो इन संस्थानों से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं कि एक डिफिनेशन दे देते हैं और एक डिफिनेशन दे देते हैं, ये हमसे पूछ लेते हैं कि ये डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, ये डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? तो याद रखना, जब हम लैंड की बात कर रहे हैं, जब हम भूमि की बात कर रहे हैं, तो लैंड में बेसिकली क्या है? यूएन कहता है लैंड के बारे में कि यूएन डिफाइन लैंड एज ए डिनेबल एरिया ऑफ अर्थ टेरेस्ट्रियल सरफेस, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल यानी कि अपर जो सरफेस है, अपर सरफेस इन कंपेसिंग ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ द बायोस्फीयर इमीडिएटली अबव और बिलो दिस सरफेस इंक्लूडिंग द नियर सरफेस क्लाइमेट सॉइल एंड टेरिन फॉर्म्स सरफेस हाइड्रोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्स। अब आपके ऊपर से सब निकल गया है ना? हाँ हिंदी, ठीक है, हिंदी में आपको बता दे रहे हैं लैंड बेसिकली क्या है। लैंड की जब हम बात कर रहे हैं तो अपर सरफेस, अपर सरफेस जो हमें देखने को मिल रहा है, अब यहां से अगर आप चलना स्टार्ट कर दो और कहीं भी आप घूमते हुए चले जाओ तो हर जगह आपको लैंड ही देखने को मिलती है। उस पर बहुत सारी आपको वाटर बॉडी देखने को मिलेंगी, उस पर आपको सरफेस, बेसिकली सरफेस कह रहे हो, अर्थ क्रस्ट कह रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हम दोनों को एक ही मान के चलते हैं। ठीक है, जो अपर सरफेस सॉइल का है, ठीक है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, कोई वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं, कुछ भी हम काम कर रहे हैं सॉइल के, चाहे आप लोअर में हम बात करें चाहे अपर की बात करें, अगर उसमें हम डेप्थ को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स बन सकते हैं उन सभी को अगर हम एक ही मान के चलें, ठीक है, उनको एक ही मान चलें, नियर द सरफेस की बात की जाए, या फिर यहां पे हम बात करें बायोस्फीयर हो इमीडिएटली या बिलो हो या अबव हो, तो उस सभी को आप लैंड कह दोगे। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, यूएन के द्वारा दी गई है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे पूछ दिया जाए। ठीक है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको लैंड की डिफिनेशन जो दे दी गई यहां पे वो पूछ ले कि ये किसके द्वारा दी गई है, तो याद रखना लैंड की डिफिनेशन तो दी गई है, यूएन द्वारा दी गई है। और साथ ही साथ आप ये भी समझते चलना, जो आपको सोर्स यहां पे मिल रहे हैं ये सभी सोर्स एज ए वेरीफाइड सोर्स और टेक्स्ट बुक की आपको चीजें यहां पे प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो इनको आप कभी भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन अभी एग्जामिनेशन में क्या हो रहा है, रेफरेंस मांगते हैं, कभी क्वेश्चन गलत होता है तो आप रेफरेंस मुझसे ले लेना और उसको आप करेक्ट फिर करवा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सॉइल। सॉइल के बारे में क्या करता है? हाँ, जो मान चलो आपका कोई ये अपर सरफेस है और अपर सरफेस में क्या है, इस तरीके से आपका क्या है, पॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये इसको क्या आप लैंड कहोगे या सॉइल कहोगे? तो ये भी आपकी लैंड के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, लैंड के ही अंतर्गत आएगा। तो अब फिशरीज वाले स्टूडेंट यहां पे और थोड़ा ध्यान देना, जैसे कि फिशरीज में क्या होता है, मान चलो कोई कहता है कि हमारे पास 5 तालाब हैं, तो उसको ही एज ए लैंड यूनिट आप काउंट करते हो वहां पे। ठीक है, तो ये भी आपका उसी के अंतर्गत आएगा, याद रखना। फिर आते हैं हम सॉइल की बात करते हैं। यूएन क्या कहता है सॉइल के बारे में? सॉइल के बारे में यूएन बताता है, यूनाइटेड नेशन ये बताता है कि आपका जो सॉइल क्या है, बेसिकली सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। क्या है? एक नेचुरल बॉडी है जो कि किससे बनी हुई है? कंपोज्ड ऑफ लेयर। लेयर बेसिकली क्या है? आपकी सॉइल हॉरिजन है, सॉइल हॉरिजन पूरा अलग से चैप्टर रहेगा। ये डिराइव क्या हुई है? फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ मिनरल मैटर्स, जो मिनरल मैटर है उनकी वेदरिंग हुई है, और ऑर्गेनिक मैटर, साथ ही साथ एयर और वाटर। यानी कि जो यूएन डिफिनेशन दे रहा है ये कह रहा है कि एज पर द यूएन कि जो सॉइल क्या है, एक नेचुरल बॉडी है जो बनी किससे हुई है? तो वाटर से बनी है, एयर से बनी है, मिनरल से बनी है, ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई। यानी कि यहां पे पूरी कंपोजिशन जो सॉइल का हम पढ़ते हैं, कंपोजिशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, याद करो। कंपोजिशन में हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे? सॉइल के कंपोजिशन की बात करते हैं तो उसमें हम क्या कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं, बताओ, बोलो फटाफट। सॉइल के कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं?
ठीक है, जब सॉइल के कंपोजिशन की हम बात करते हैं तो हमें यहां पे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो 25% हमको क्या देखने को मिलता है, 25% हमको वाटर देखने को मिलता है, ठीक है, 25% हमको एयर देखने को मिलती है, 45% हमको क्या है यहां पे मिनरल देखने को मिलते हैं, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, और 5% हमको यहां पे क्या है ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है। यानी कि जो यूएन की डेफिनेशन है, यूएन की जो डेफिनेशन है उसमें जो कंपोजिशन है, जो कह सकते हैं सॉइल की कंपोजिशन है, उनको सभी को यहां पे शामिल किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कंपोनेंट क्या है, ये जो कंपोनेंट्स हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है, ठीक, कंपोनेंट ऑफ सॉइल। तो कौन कौन से कंपोनेंट है, इससे आपके जो कंपोनेंट है वो भी क्लियर हो गए, ठीक है, मिनरल है, एयर है, वाटर है और ऑर्गेनिक मैटर यहां पे देखने को मिल रहा है। तो यही यहां पे कहा गया है, क्या कह रहा है डिफिनेशन, कि द यूएन डिफाइन सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ लेयर, लेयर यानी कि डिफरेंट हॉर्जन है, ठीक है, जो आपको इस क्षैतिज जो आपको परतें देखने को मिलती हैं उनको हम सॉइल हॉर्जन कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, संस्तर कहते हैं, हॉर्जन कहते हैं। वो हम पूरा टॉपिक ही अलग से पढ़ेंगे, अभी हमें डिफिनेशन में समझना है कि हमको बताया क्या जा रहा है, ठीक है, मिनरल है, ऑर्गेनिक मैटर है, एयर है, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको देखने को मिल रही है और परसेंट इसका कितना कितना है वो भी यहां पे आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, अगर कदम बढ़ाए, हमने लैंड के बारे में समझ लिया, हमने सॉइल के बारे में समझ लिया। अब सॉइल साइंस जो हम वर्ड यूज यहां पे सॉइल साइंस यूज कर रहे हैं, तो सॉइल वर्ड का भी क्या कोई मतलब है, सॉइल वर्ड का भी कोई क्या मतलब है, हाँ मान सकते हैं। और बेसिकली ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपसे आपके मित्र, आपके टीचर और वाइवा में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि सॉइल जो वर्ड है इसका भी कुछ मतलब है। तो याद कर लेना, सॉइल जो वर्ड है इसका मतलब होता है सोल, सोल ऑफ इनफिनाइट लाइफ, या कभी कभी लिख देते हैं सबस्ट्रेटम, कुछ बुक में आपको सबस्ट्रेटम भी मिल जाएगा, सबस्ट्रेटम ऑफ इनफिनाइट लाइफ, ठीक है। तो या तो आपसे कभी लिख देंगे सोल ऑफ इनफिनिट लाइफ या फिर सबस्ट्रेटम ऑफ इनफिनाइट लाइफ, ये भी लिख देते हैं। जो सॉइल वर्ड है बेसिकली ये लैटिन से डिराइव हुआ है, लैटिन का वर्ड है। और याद रखना लैटिन वर्ड जो मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं, जो ऐसी ब्रांचेस जिनका बहुत ज्यादा ही बड़ा स्कोप देखने को मिलता है, जैसे आपका क्या है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो कल्चर जो वर्ड होते हैं उनके थ्रू भी आप याद कर सकते हो, जिनके पीछे कल्चर लगा हो तो वो सभी आपके लैटिन वर्ड है। या ऐसी ब्रांचेस सॉइल की, सॉइल बेसिकली नहीं यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे एक जो आपको तरीका है याद करने का, ऐसे याद कर सकते हो, जो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, यानी कि जिनका जो कह सकते हैं क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर है बहुत बड़ा है, ठीक है, सॉइल साइंस का एक बहुत बड़ा है, फॉरेस्ट का है आपको बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से जिनका ब्रॉड अप्रोच होता है वो आपको किसमें निकल के आती है, तो ये आपका लैटिन वर्ड निकल के आते हैं। और जो सॉइल वर्ड बना है ये लैटिन के सोलम वर्ड से मिलके बना है। अब जो सोलम वर्ड यहां पे देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्लोर। क्या मतलब है, इसका मतलब होता है फ्लोर, या आप कह सकते हो यहां पे फर्श, ठीक है, यहां पे फर्श कह सकते हो या आप फ्लोर यहां पे कह सकते हो। तो बेसिकली आपने क्या समझा अभी, जो सोल है, सोल यानी कि सोल ऑफ इन्फिनिटिव लाइफ या सबस्ट्रेटम ऑफ इन्फिनिटिव लाइफ, तो दोनों वर्ड याद रखना, गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो अब आता है कि जो हम बात कर रहे हैं सॉइल की, सॉइल वर्ड समझ लिया, लेकिन ये बताओ क्या सॉइल सभी के लिए समान होगी। जैसे इस क्लास में हर एक बच्चे को, हर एक अगर हम डिफरेंशिएट करें आपस में ही आपको, तो किसी को हो सकता है बहुत ज्यादा समझ आ रहा हो सकता है किसी को बहुत कम समझ आ रहा हो सकता है किसी को लैंग्वेज का वेरिएट देखने को मिल रहा हो, उसको प्योर हिंदी में ऐसा कंटेंट लिखा भी होना चाहिए, हो सकता है किसी को इंग्लिश में ही पूरा क्लास चाहिए। तो यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन पर जब जाते हैं हम वेरी करता है हमारा जो कंटेंट वही। तो इसी प्रकार की जो सॉइल हम पढ़ रहे हैं, यानी कि मृदा जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये भी हर एक प्रश्न पे जब हम पूछेंगे, ठीक है, तो वो उसकी डिफिनेशन अलग अलग बताई जाएगी। तो उन डिफिनेशन को थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम एक अनपढ़ आदमी से, एक जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जो इनलिटरेट है, ठीक है, या लिटरेट अगर है, तो वो सॉइल के बारे में हमें क्या बताएगा, तो ये हमारे लिए जरूरी है जानना। अब समझते हैं क्या बताएगा। अगर हम जाते हैं किसी एक लेमैन के पास, यानी कि एक आम आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि सॉइल के बारे में आप बताओ, क्या आप जानते हो सॉइल, सॉइल के बारे में आप कहोगे क्या, धमकी दो थोड़ी उसको, बताओ सॉइल के बारे में क्या जानते हो। तो बेचारा कहेगा सर सॉइल इज ए डर्ट और डेब्रिस, सॉइल क्या है, डर्ट है, ठीक है, कहते नहीं तुम लोग तो मतलब जनरेशन कौन सी जनरेशन हो, है ना, एकदम सुपीरियर क्वालिटी वाली जनरेशन हो, अल्फा जनरेशन तो नहीं है कोई यहाँ पे, जेनजी हो ना, कोई अल्फा वाला तो नहीं है,
बता देना अल्फा वाले होना तो डर्ट है या डेब्रिस है। थोड़ा सा भी आपके कपड़े में अगर डर्ट लग जाए, ये नहीं पहनेंगे तो वही डर्ट है, ये डेब्रिस है। डेब्रिस की अगर बात करें तो उल्का पिंड गिरते हैं कभी कभी, तो तब आपने बड़े अखबारों में सुना होगा डेब्रिस कि इस जगह डेब्रिस गिरा है, उस उल्का पिंड का ये डेब्रिस गिरा है। तो डेब्रिस बेसिकली वही है आपका डर्ट या डेब्रिस का है, ठीक है, डर्ट या डेब्रिस का है। जनजी, हाँ कुछ जनजी लिख रहे हैं, जन जेड होता है, जनजी होता है, क्या होता है, खुद ही कंफ्यूज हो। जनरेशन तो कह रहे हो अब जनजी हो, लेकिन क्या हो, जनजी मतलब जेंटलमैन वाली या जन जेब्रा वाला बताओ क्या हो। अल्फा भी होता है जनरेशन, हाँ अल्फा बीटा गामा, भी देखना क्या क्या जनरेशन निकल के आ जाए। तुम लोग कुछ भी कर रहे हो, हमने होमो सेपियंस खोजा और तुमने पता नहीं कौन सी इसमें भी स्पीसीज खोज ली अपने अकॉर्डिंग, पता नहीं कौन से क्रॉस कराते जा रहे हो। हा? चलो आगे बढ़ते। अगर हम यही पूछे कि एज एग्रीकल्चरिस्ट कोई है, ठीक है, लिखते नहीं है अपनी प्रोफाइल में, इंस्टा प्रोफाइल में आप लिखते हो कि एग्रीकल्चरिस्ट हो, हाँ एग्रीकल्चर का चाहे पता ए भी ना हो कुछ लोगों को, क्योंकि आप सभी ऑफिसर्स हो, आप कहीं ना कहीं ट्राई कर तो रहे हो। कुछ ऐसे भी एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं वो अपनी प्रोफाइल में कहीं पे भी, फेसबुक पे तो बहुत सारा चलन है, मुझे तो इतना ज्यादा नॉलेज नहीं उस चीज का, लेकिन लिखते हैं एग्रीकल्चरिस्ट, है ना। एग्रीकल्चरिस्ट मतलब कि एक ज्ञाता उस सब्जेक्ट के हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज है, लेकिन वो भी एग्रीकल्चरिस्ट है। तो अगर उन एग्रीकल्चरिस्ट सवाल के बारे में अगर आप पूछोगे जाके आज से, तो वो क्या बताएंगे कि सॉइल क्या है, सॉइल इज द हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है, निवास होता है, ठीक है। हैबिटेट क्या होता है, निवास होता है फॉर द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। जो प्लांट है इनकी ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही हैं, इनके लिए हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है प्लांट की ग्रोथ के लिए, जिसमें क्या है, ग्रो कर पाए क्रॉप्स, जो पौधे हैं, ठीक है, जो पौधे हैं ये ग्रो कर पाए, पौधे हैं वो इसमें ग्रो कर पाए, तो इसके लिए हैबिटेट का वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। चलिए अगर आप एक कदम और आगे बढ़ जाओ, आपने एक आम आदमी से पूछ लिया, अगर आपने एग्रीकल्चरिस्ट से पूछ लिया, और ठीक है, अगर आप एक माइनिंग इंजीनियर के पास पहुंच जाओ, ठीक है, अब इंजीनियर कहां मिलेगा आपको, माइनिंग इंजीनियर बेसिकली कहां मिलेगा, आप झारखंड जाओ, वहां पे जो कोयले की खदानें हैं, जलता कोयला वहां पे देखने को मिलता है। केजीएफ में तो आप देखे होंगे ना कोयले की खदानें, तो जा सकते हो, अगर वहां पे जा पाओ तो वहां पूछ लेना, नहीं तो आप यहां पे तो पूछिए, हम बता ही रहे हैं आपको। क्या माइनिंग इंजीनियर क्या जानता है सॉइल के बारे में, या कहता क्या है, तो वो बताता है कि सॉइल इज अ डेब्रिस। क्या है, सॉइल एक डेब्रिस है जो कवर किया है रॉक्स को, ठीक है। सॉइल इज अ डेब्रिस कवरिंग द रॉक्स। सॉइल क्या है, एक डेब्रिस है। सभी देखो चीजें हमें याद करनी है, वो तरीका कोई भी हमारा हो सकता है, हमें सब कुछ अपने दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है। क्या है, सॉइल इज द डेब्रिस कवरिंग द रॉक, ये कौन कहेगा, तो जो माइनिंग इंजीनियरिंग है, इंजीनियर है, वो बेसिकली ये कहेगा, ठीक है। 3 हो गई। अगर आप किसी सिविल इंजीनियर के पास पहुंच जाओ, सिविल इंजीनियर के पास पहुंच जाओ, तो वो सॉइल के बारे में कहेगा, सॉइल इज अ मटेरियल। क्या है, सॉइल एक मटेरियल है जो क्या करता है, ऑन विच रोड बेड, जो रोड है, या हम कह सकते हैं जो हाउस बेड है, ठीक है, या हाउस है, इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ये बने हुए हैं। तो ये सिविल इंजीनियर की बात हो गई। चलो 4 चीज समझ ली हमने, एक तो लेमेन, एक तो एग्रीकल्चरिस्ट, माइनिंग इंजीनियर और सिविल इंजीनियर। अब हमारा बचता है अगर होम ओनर। होम ओनर तो आप सभी हो सकता है पिताजी का मकान आपके नाम नहीं है, लेकिन होम ओनर तो हो आप, ठीक है। चलो तो अगर होम ओनर से आप पूछोगे सॉइल के बारे में, तो सॉइल के बारे में क्या बताएगा, सॉइल इज अ मेलो और लोमी और हार्ड मटेरियल, ठीक है। सॉइल क्या है, मेलो और लोमी हार्ड मटेरियल आपको देखने को यहां पे मिलता है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप सॉइल के बारे में डिफरेंट लोगों से पूछ कर कह सकते हो कि सॉइल हमारे लिए बेसिकली हमें क्या देखने को मिलती है। जब हम बात कर रहे थे लेमैन की, तो बता रहा था डर्ट है या डेब्रिस है। जब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे एग्रीकल्चरिस्ट की, तो वो बता रहा था कि हैबिटेट है फॉर द प्लांट ग्रोथ, यानी कि प्लांट को जब आप ग्रो करोगे तो उसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए वो प्रोवाइड करता है। जब हम पहुंच गए किसके पास, माइनिंग इंजीनियर के पास, तो बताता है कि डेब्रिस है जो कि कवर किए है रॉक्स को, ठीक है। फिर अगर सिविल इंजीनियर के पास पहुंचोगे तो वो बताएगा एक ये मटेरियल है जहां पे हम रोड वेट्स को या फिर हाउस वेट को यहां पे फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अगर होम ओनर के पास जाओगे तो बताएगा मेलो और लोमी या हार्ड मटेरियल हमको सॉइल है, ठीक है। अपने अपने सबके तरीके हैं और उन तरीकों को कहीं ना कहीं अपना के वो अपना एक्सपीरियंस उसमें शामिल करके सॉइल के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जानना चाहिए साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट क्या कहते हैं सॉइल के बारे में, ठीक है। और साइंटिस्ट अगर कहते हैं तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो कभी कभी डिफिनेशन आपको दे देते हैं और पूछते हैं क्या कि ये बताओ ये जो डिफिनेशन पर्टिकुलर है ये किस साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, या उस डिफिनेशन में कोई वर्ड है कॉमन, जैसे नेचुरल बॉडी बोल दिया, किसी साइंटिस्ट ने बोला सॉइल इज 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी, तो ये पूछेंगे ये 3 डायमेंशन किसने कहा है। चलो ठीक है भाई, अब इतना आप
पूछने का ट्राई कर रहे हो तो बिल्कुल हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, हम भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं, इनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी आपको कराए हैं और पीवाईक्यूज में मोस्टली आपको विटनी साहब, ठीक है, भिंडी मत बोलना, भिटनी है, ठीक है, विटनी। अब जो भी आप पढ़ो बस याद होना चाहिए इनके बारे में। तो विटनी कहते हैं सॉइल के बारे में, सॉइल क्या है? एक न्यूट्रिएंट का विन है, ठीक है, न्यूट्रिएंट का विन है। जैसे रिसाइकिल बिन होती है, तुम लोग कुछ डिलीट कर देते हो तो वहां पे जाके इकट्ठा हो जाती है, उसी प्रकार से सॉइल क्या है? एक न्यूट्रिएंट का बिन है। यहां पे से आप न्यूट्रिएंट निकाल लो। आपको मान चलो प्लांट ग्रो करना है, ठीक है, प्लांट आपको ग्रो करना है तो क्या करोगे? इसको आप गमले में लगा सकते हो या फील्ड में लगा सकते हो। अब न्यूट्रिएंट इसको जो मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? सॉइल से मिलेंगे। तो सॉइल के बारे में विटनी जी कहते हैं कि सॉइल इज द न्यूट्रिएंट विन which supplies all the nutrient required for the plant growth। तो अगर हम आपसे चर्चा करें जो प्लांट को ग्रोथ करने में लगभग टोटल 106 एलिमेंट यहां पे हमें देखने को मिलते हैं, मिनरल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इन सभी का रोल तो नहीं यहां पे है, ठीक है। अगर मैं न्यूट्रिएंट की बात भी करूं, 17 टोटल हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं जो जरूरी ही होते हैं, ठीक है, जो जरूरी होते हैं उनको हमें या तो प्रोवाइड करना होता है यानी कि देना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं ये कहने के नेचुरल फॉर्म में हम प्लांट को जरूरी होते हैं उसकी प्लांट की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो सॉइल वही काम करता है, न्यूट्रिएंट का विन है जो कि सप्लाई करता है सभी न्यूट्रिएंट को ताकि प्लांट के ग्रोथ यहां पे देखने को मिल पाए। ये किसने कहा है? विटनी ने कहा है। फिर से बोलो फटाफट, तुम लोग क्या बोलोगे? 3 चीज याद रखो कि सॉइल, अगर पूछने का क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे कि बताओ, प्रश्न बताओ, आंसर दो कि न्यूट्रिएंट विन कॉन्सेप्ट किसने दिया है? न्यूट्रिएंट विन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूट्रिएंट विन कॉन्सेप्ट किसने दिया है? न्यूट्रिएंट विन जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा, किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? 4 ऑप्शन आपको दे दूं तो आप क्या लिखोगे? तो ये किसने दिया है? विटनी ने दिया है। किसने दिया है? विटनी नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। तो क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। चलो दूसरा साइंटिस्ट कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। हिलगार्ड, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है। चलिए, हिलगार्ड सर कहते हैं कि सॉइल इज मोर और लेस, सॉइल इज मोर ज्यादा है या फिर कम है? क्या है? सॉइल इज मोर और लेस लूज एंड फ्राइबल, लूज भी है या फ्राइबल भी है, मटेरियल इन विच प्लांट वाई मीन्स देयर रूट्स फाइंड ए फुटहोल्ड। फुटहोल्ड मतलब होता है कि जगह। हम जैसे आप रामायण की बात करो तो अंगद ने क्या किया था? हनुमान जी वो रावण के यहां गए और अपना पैर जमा दिया था और कहा अगर आप उठा लो तो हमारे जो भगवान श्री राम है सीता जी को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वहां किसी ने पैर नहीं उठा पाए। तो उसी प्रकार से यहां पे बात हो रही है। क्या है? इसमें जो प्लांट है अपनी जड़ों को जमा देते हैं, ठीक है, जमा इसलिए दे देते हैं ताकि उनको न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है, क्या है? पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, साथ ही साथ क्या है? और अदर कंडीशन फॉर द ग्रोथ, अपनी कंडीशन को यानी अपनी ग्रोथ को फुलफिल करने में, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में और भी बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये डिफिनेशन किसने दी? बस याद रखना, मैंने आपको पैर वाला जो एग्जाम्पल दिया, अगर आपको फुट होल्ड, कहीं भी फुट होल्ड देखने को मिलता है बर्ड, तो आप फटाक से आना हिलगार्ड, मतलब क्या है? पैर हिल नहीं पाया तो हिलगार्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखो, हमें चीजें, बहुत सारी चीजें हैं तो इसी तरीके से हमको याद होंगी। ऐसे तो नहीं है कि सिंपल कोई जादू की छड़ी लाएं घुमा दें और, है ना, तो आपको झिंगा लाला हु करके ऐसे एक मार दी छड़ी, मोहित के, एक प्रवीण के, रवि के, श्रद्धा के, सबके छड़ी एक मार दी, सबको सॉइल साइंस याद हो गया। तो हमें बहुत कुछ याद करना है और बहुत कुछ तभी याद होगा जब हमारा माइंड एकदम कंसंट्रेट होगा। और कंसंट्रेशन के अलावा माइंड हमारा क्या चाहता है? हमको हमेशा खुश रखो, हमें परेशान मत करो। तो परेशान नहीं कैसे कर रहे हैं? तो यानी कि फुट होल्ड से क्या है? हिल नहीं पाया तो हिलगार्ड, ऐसे आप इसको याद कर लेना। तरीका अभी कोई मेरे ऐसी कोई पार्टिकुलर ट्रिक नहीं है जो आपको बना के पहले से लेके आ रहा हूं, जो बन रहा है वो यहीं बन रहा है और आपको परोसा जा रहा है। अगली बार जब क्लास करोगे तो कुछ और बढ़िया मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली डिफिनेशन में आते हैं। जोफे साहब, ठीक है, ये जोफे साहब क्या कहते हैं सॉइल के बारे में? तो जोफे साहब कह रहे हैं सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी। सॉइल क्या है? एक नेचुरल बॉडी है ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंशिएट इनटू हॉर्जन, ठीक है। जब भी जोफे की बात करोगे तो अगर इनमें आपको देखने को मिलता है नेचुरल बॉडी, ठीक है, जोफे की बात करोगे तो नेचुरल बॉडी अगर शब्द है और मिनरल शब्द है, क्या कह रहे हैं? सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी यानी कि प्रकृति में अपने आप बनी हुई बॉडी है, साथ ही साथ मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का कंस्टिट्यूट देखने को मिलता है, आपस में मिले हुए हैं, जो कि डिफरेंशिएट करते हैं किसको? सॉइल को इनटू हॉर्जन्स में, लेयर्स में डिफरेंशिएट करते हैं। क्या कह रहे हैं? फिर से समझो, नहीं समझ आ रहा है तो जोफे साहब कहते हैं कि सॉइल क्या है? बेसिकली मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का आपस में बना हुआ कंस्टिट्यूट है, जो कि आपस में मिलकर डिफरेंट हॉर्जन का फॉर्मेशन यहां पे करता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जोफे साहब, यूजुअली अनकंसोलिडेटेड होगा, ठीक है, अनकंसोलिडेटेड होगा ऑफ वेरियर डेप्थ विच डिफर अमंग द देमसेल्व्स एज वेल एज फ्रॉम द अंडरलाइंग पेरेंट मटेरियल इन मॉर्फोलॉजी, फिजिकल मेकअप,
केमिकल प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर। सिंपल है, कुछ नहीं याद करना, बहुत बड़ी डिफिनेशन हो गई, मैं समझ गया। आप बहुत चक्के रह गए होंगे सुन के, क्या इसमें बता रहे, कुछ नहीं याद, क्या सिंपल करना है। जो जोफे साहब कहते हैं, ये पहले तो समझो क्या कह रहे हैं कि ये नेचुरल बॉडी बता रहे हैं सवाल को, क्या नेचुरल बॉडी यहां पे बता रहे हैं। नेचुरल बॉडी कह रहे हैं कि इसमें नेचुरल बॉडी जो है यहां पे क्या है, बहुत सारे आपको ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट देखने को मिल रहे हैं, क्या ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट देखने को मिल रहा है, बहुत सारे यहाँ पे मिनरल्स देखने को मिल रहे हैं, और ये आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, लेयर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस तरीके से लेयर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। और जब लेयर का फॉर्मेशन हो रहा हो, अगर मान चलो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रह गया तो ये डार्क ब्लैक हो जाएगी, अगर कम रह गया तो व्हाइट हो जाएगी, और लीचिंग हो गई तो यही आपको क्या है, थोड़ी कह सकते हो बी हॉर्दन है, ये आपको ग्लू हॉर्दन कहलाता है बेसिकली। ये ग्लाई हॉर्दन पढ़ेंगे भी आगे, तो ग्लाई इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो बस याद यही करना है कि क्या यहां पे हो रहा है, जोफे साहब जो बता रहे हैं नेचुरल बॉडी बता रहे हैं, और कह रहे हैं और यहां पे मिनरल और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि डिफर कर रहा है, ठीक है, हर एक हॉर्जन में डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है। और अब हॉर्जन की जब हम बात करते हैं, यानी कि मृदा परिस्थिति जब पढ़ेंगे, हम आगे बताएंगे आपको, तो उनमें बेसिकली है क्या, हम कैसे पहचानेंगे कि ए ओ हॉर्जन है, ये ए हॉर्जन है, ये बी है, ये सी है, आर है, कैसे पहचानेंगे। तो हम देखते हैं अपनी नकेड आई, ठीक है, नकेड आई मतलब चश्मा निकाल के नहीं, चश्मा लगा रहे हैं तब भी दिखाई देगा। तो वो ए हॉर्जन हमको ज्यादा काली दिखाई देगी, ज्यादा ब्लैक होगी। ओ हॉर्जन में फिर बी में देखेंगे तो हमको थोड़ी हल्की वो पेल या कह सकते हैं लाइट आपको व्हाइटिश कलर की दिखाई देगी, ठीक है। ब्लैक में आएंगे तो बेसिकली वहां पे वाटर जो है कंडीशन, वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है, सारी चीजें एक्यूमुलेशन हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं क्या, ये हमारी ग्लाई हॉर्जन है, ठीक है, ग्लाई हॉर्जन है। तो ऐसे भी चीजें याद रखना, सीधे सिंपल चीजें, ठीक है, सिंपल बनाओ कॉन्सेप्ट को, तो उस तरीके से आप याद सकते हो। 3 डिफिनेशन याद हो गई आपको, याद हो गई, यस या नो बताओ। 3 डिफिनेशन याद हो गई, कुछ डिफिनेशन या अब तो बहुत सरल है, वो तो कठिन था, ये समझ गए। हाँ बहुत सही प्रवीण जी। लो, जोफे नेचुरल बॉडी, जोफे नेचुरल बॉडी नहीं है, जोफे सर हैं, उनको सर बोलो, अब फेंक देंगे उठा के, भूत आएगा सर का। एग्जाम में बुला के चला जाएगा, सर लगाओ सर। जैसे पप्पा जी वाला मूवी देखे हो तुम लोग, है ना, पप्पा जी नहीं, जी पप्पा बोल, और जी पप्पा लगाओगे तब भी तो सर लगाओ, सर जोफे, है ना। हाँ यस मोहित। चलो अब बढ़ते हैं हम, 2 और डिफिनेशन हमें याद करनी है, कौन कौन सी है। एक तो डाकू चेव। अच्छा, डाकू चेव की एक हिस्ट्री अनोखी है, मुझे लगता है कि अगर डाकू चेव इस जमाने में होते तो कहीं ना कहीं आप लोग उनको पीछे छोड़ देते, आप लोग इनको पीछे छोड़ देते। अब कैसे, तो अभी बात करेंगे उस पर, पहले तो इनकी डिफिनेशन समझ लेते हैं। डाकू चेव साहब कहते हैं, ये इन्हीं को हम सॉइल का फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ सॉइल साइंस भी इन्हीं को कहते हैं, और बहुत इनके कारनामे बड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत कारनामे इनके बड़े बड़े हैं। तुम लोग मजा लेने बंद कर दो एक दूसरे की। हाँ, मूवी देखने गए तो बीमार कैसे हो गए, ये कौन सा लॉजिक है तुम्हारा। डाकू चेव कहते हैं सॉइल के बारे में, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, सॉइल एक नेचुरल बॉडी है दैट इज कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट हैविंग डिफरेंट जेनेसिस एंड डिस्टिंक्ट नेचर प्रॉपर्टी। बस इन्होंने लेयर एयर नहीं बताया है, इन्होंने बस यही बताया कि नेचुरल बॉडी है जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई होती है, और जिसमें इसका जेनेसिस हुआ है, इसका फॉर्मेशन हुआ है, डिस्टिंक्ट नेचर प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। जिस समय बन रही है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। ये आपकी डाकू चेव की डिफिनेशन हो गई। इसमें कभी कभी 3D भी शामिल करते हैं कि जो 3D कॉन्सेप्ट था ये किसने शामिल किया गया था या किसने बताया था सबसे पहली बार, तो ये भी डाकू चेव ने बताया था। तो याद कर सकते हो, अगर याद करना है और सिंपल बना के तो कह सकते हो सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी हैविंग 3 डायमेंशन कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर कॉन्स्टिट्यूट हैविंग द डिफरेंट जेनेसिस एंड डिस्टिंक्ट नेचर इट्स ओन, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, ये भी सिंपल है और बहुत अच्छी डिफिनेशन है। अभी इनके बारे में हम चर्चा करेंगे डाकू चेव साहब। एक और डिफिनेशन है, अभी ये वाली जो डिफिनेशन है ये रुफिन और सिमनसन की आई भी थी, रुफिन और सिमनसन की डिफिनेशन आई भी थी, पूछा गया था एग्जामिनेशन में थे। तो ये कहते हैं रुफिन और 2 दोस्त थे आप ही की तरह, मोहित और रवि की तरह। कौन थे? रुफिन और सिमनसन। बोलो एक बार, रुफिन एंड सिमनसन। नहीं पढ़ा होगा तुमने, पता है हमें। रुफिन एंड सिमनसन कहते हैं कि सॉइल क्या है, बेसिकली दिस इज ए मिक्सचर, है ना, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ अर्थ अपरमोस्ट मेंटल ऑफ वेदर्ड रॉक एंड ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली। और सॉइल कैसी है, सॉइल एक 3 डायमेंशन देखने को मिलती है। कैसी है? 3 डायमेंशन बॉडी आपको देखने को मिल रही है, जिसमें क्या है, लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ है, और साथ ही साथ क्या है, दे फॉर्म ए कंटिन्यूएशन ओवर द लैंड सर्फेस एंड डिफर इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अब आपके हो सकता है आपके यहाँ ब्लैक सॉइल हो, किसी के यहाँ सलाइन सॉइल देखने को मिले, किसी के यहाँ डेजर्ट सॉइल, किसी के यहाँ एरिड सॉइल, किसी के यहाँ एलुवियल सॉइल, किसी के यहाँ पीट सॉइल, किसी के यहाँ मक सॉइल, किसी के यहाँ बोगी सॉइल, किसी के यहाँ अल्कली सॉइल, किसी के यहाँ कौन सी सॉइल,
बताओ बच गई कोई सवाल? तो इस तरीके से आपको जो डिफरेंशिएशन है हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जगह टू जगह वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। एक प्रश्न मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, फिर हम बढ़ते हैं डाकू चेव के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। आप सभी बता दो जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, आपके यहाँ किस प्रकार की सॉइल देखने को मिल रही है, लिख दो फटाफट आप लोग, है ना। बताओ आपके यहाँ किस प्रकार की सॉइल ज्यादातर देखने को मिलती है, या आप सभी के पास खेत तो होंगे ही, खेत आपके पास नहीं, आपके पिताजी के पास होंगे, बट आप ही के तो है, आप ही चीज आप ही को है। बताओ कैसे सवाल आपको देखने को मिल रही है, खेत में गए हो कि आप भी हमारी इंग्लिश मैडम की तरह हो, उनसे वो कहानी बता रही थी 7th क्लास में कि जो मूंगफली, मुझे पहले पता था कि मूंगफली ऊपर लगती है, तो ऐसे तो नहीं कोई यहाँ पे है। सैंडी लोम सॉइल है, चलिए बहुत अच्छी है सैंडी लोम। अब कुछ खुद के खेत को तो पहचानो, खुद की जो सॉइल है उसको तो पहचानो। ब्लैक सॉइल, ब्लैक एलुवियल सॉइल, ठीक है, एलुवियल मोस्टली वैशाली, ठीक है सर, ब्लैक सॉइल, ओके डन। सूरज, ब्लैक सॉइल, कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या एक दूसरे को देख देख के? अब ये अगर तुमने कॉपी पेस्ट किया दूसरे के देख के तो तुम बहुत ज्यादा ही, तो तुम एक काम करो, तुम मूवी देख लो जाके फिर, वो है ना, हो सकता है एक्टिंग में करियर बन जाए। ब्लैक सॉइल मिक्स है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रेड सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, बहुत अच्छी बात है। चलो, यानी कि आपको अपने यहाँ की जो सॉइल है उसके बारे में पता है थोड़ा, ठीक है, तो अच्छे से समझ आएगा, यानी कि आप थोड़ा अवगत हो उन चीजों से, थोड़े लेटेस्ट हो। केजीएफ सॉइल, सचिन को ना हमें लग रहा है ब्लॉक करना पड़ेगा कमेंट में से, इनके यहाँ कुछ सॉइल नहीं है, यहाँ पूरा 1500 करोड़ की इंडस्ट्री इनके यहाँ आ गई है पूरी। चलो अच्छा, डाकू चेव की पहले चर्चा कर लेते हैं। डाकू चेव के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है हमारे लिए, इसलिए है क्योंकि यहाँ से डाकू चेव से कभी भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? चलो सबसे पहले बात करते हैं डाकू चेव। डाकू चेव की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलता है वो क्या है, इनसे क्वेश्चन जेआरएफ में आए उनको भी बता दूंगा, ठीक है। क्या सबसे पहले इनको हम कहते हैं फादर ऑफ सॉइल साइंस, क्या कहते हैं इनको हम? फादर ऑफ सॉइल साइंस, इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ सॉइल साइंस हम लोग कह देते हैं, फादर ऑफ सॉइल साइंस कहते हैं। दूसरा याद रखना, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था रशियन चर्नोजेम। क्या था? रशियन चर्नोजेम नाम की इन्होंने एक बुक लिखी थी। और जो चर्नोजेम यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, चर्नोजेम का मतलब क्या होता है ये पूछा गया था। चर्नोजेम जो यहां पे मैं वर्ड लिख रहा हूं इसका मतलब क्या था, ये जेआरएफ 2023 में पूछा गया था। व्हाट इज द चर्नोजेम, या चर्नोजेम जो टर्म है किसने दिया था? तो याद रखना ये किसने दिया? डाकू चेव ने दिया। और चर्नोजेम का मतलब होता है ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल। कितना भी हंसो, कुछ भी करो, कुछ भी आपके लिए मना नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊं तब आप इस बोर्ड पे फोकस करो। अगर इस पे फोकस नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, है ना। खूब मस्त रहो, खुश रहो, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी करो, कुछ भी इन द सेंस वो रूल्स रेगुलेशन में आना चाहिए, लेकिन जब पढ़ाऊं तो इधर फोकस, मैं खुद ही आपको इंटरेस्ट दिलाऊंगा क्लास में, ठीक है, और सब याद करा के जाऊंगा। बस जब पढ़ाऊं तो ब्लैक बोर्ड पे फोकस, यानी कि जो हमारा डिजिटल बोर्ड है यहां पे फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो फिर आता है, अच्छा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे ज्यादा जो काम किया वो ब्लैक सॉइल पे किया था, ठीक है। इनका जो काम ही रहा है वो ब्लैक सॉइल के इर्द गिर्द रहा है। और ब्लैक सॉइल के लिए स्टडी, देखो अगर कुछ सीखना है तो साइंटिस्ट से सीखो। डाकू चेव एक ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, इनकी जो कह सकते हैं कि छवि है मेरी नजरों में बहुत ज्यादा इनका स्टेटस है अपर है। कैसे स्टेटस है? ये एक अपने एक इस प्रकार के विद्यार्थी रहे, एक ऐसे प्रकार के साइंटिस्ट रहे जो पढ़ाई के लिए, यानी कि अपनी रिसर्च के लिए, इनके पास एक घोड़ा हुआ करता था, ठीक है, इनके पास एक हॉर्स हुआ करता था। और ये इतने लगन थे अपने काम को करने में, ये घोड़े पे बैठ के लगभग 100 मील, और मील जानते हो? मील एक मतलब एक जो मील होता है 3 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है, 3 किलोमीटर के बराबर होता है। डेली 100 मील चले जाते थे, ठीक है। और रसिया तो आप जानते हो, रसिया कैसा एरिया है, एकदम वहां पे आपको क्या है, एकदम चिल्ड देखने को मिलता है, कोल्ड, एकदम कोल्ड देखने को मिलता है, ठीक है, कूल एकदम नेचर देखने को मिलता है, बर्फ जमी मिलती है। बट इनको कोई मतलब उससे नहीं, ये 100 मील चले जाते थे और अपना बाकायदा वहां पे सॉइल्स लेते थे, अपनी लैब में लाते थे, अपना उसका स्टडी करते थे। तो एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है कि जो सॉइल का सबसे पहला डिपार्टमेंट था, ठीक है, सॉइल का सबसे पहला डिपार्टमेंट था, ये किसने बनाया? सॉइल फर्स्ट डिपार्टमेंट किसने बनाया? तो ये भी याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो लिखना डाकू चेव में,
डाकुचेव, ठीक है, डाकुचेव ने इसको बनाया था। और अगर पूछ ले कहां बनाया था, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग, ये रशिया में आपको देखने मिलती है, अभी भी बहुत विख्यात यूनिवर्सिटी है। वहां पे इन्होंने सबसे पहले कि जो कह सकते हैं सॉइल का फर्स्ट डिपार्टमेंट, इन्होंने सॉइल साइंस का फर्स्ट डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें जो कि इनके बारे में हमें जाननी चाहिए, क्या क्या है वो, चलो बढ़ते ऊपर लिख लेते हैं। इन्होंने एक शब्द दिया था जिसको हम पेडोस्फेयर कहते हैं, पेडोस्फेयर। पेडोस्फेयर जो वर्ड है ये भी इनके द्वारा कॉइन किया गया, इन्हीं के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये इनके द्वारा दिया गया है। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, क्या क्या, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। फादर ऑफ सॉइल साइंस हम इनको कहते हैं, ठीक है। रशियन चेर्नोजेम नाम की एक बुक है जो कि इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और दूसरा मैंने क्या कहा, चेर्नोजेम जो इन्होंने बुक लिखी है रशियन चेर्नोजेम, इसमें जो चेर्नोजेम है इसका मतलब क्या होता है, ब्लैक सॉइल्स, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना, सॉइल में जो सबसे अच्छी सॉइल मानी है डाकुचेव ने, ये ब्लैक सॉइल को ही माना है। और इन्होंने किंग ऑफ सॉइल भी कहा है, किंग ऑफ सॉइल किसको कहा है, तो जो ब्लैक सॉइल्स हैं इन्हीं को किंग ऑफ सॉइल भी कहा है। क्या कहा है, ब्लैक जो सॉइल्स हैं इन्हीं को किंग ऑफ सॉइल कहा है, किंग ऑफ सॉइल, ब्लैक सॉइल्स, ठीक है। जो हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है इन्हीं इसी को इन्होंने कहा है, ये क्या होती है, किंग होती है, ठीक है, राजा होती है अपनी सॉइल्स की, ये इनके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा और हम बात करें कुछ जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सॉइल्स, ठीक है, ये स्टडी कर इनकी इसी पे चली है। फर्स्ट सॉइल साइंस का डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ पीट्सबर्ग में, और जो पेडोस्फेयर जो वर्ड है ये इन्हीं के द्वारा दिया गया है। बताओ याद हो गया सारा कुछ, कुछ बचा है तो नहीं, बताओ, कुछ अगर बचा होगा तो मैं आई थिंक तो अब कुछ बचा नहीं, सारा कवर हो गया है इनके थ्रू। और मैं एक बार आपको रिवाइज भी करा दिया। पेडोस्फेयर आपका रशियन हो गया, ठीक है, रशियन साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ सॉइल साइंस भी कहते हैं। पूरा नाम अगर कोई जब बताना चाहे तो बता सकता है, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ बीबी डाकुचेव, ठीक है, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे देखने को मिल गई, ठीक है, डन। बताओ, पूरा नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वेसविली डाकुचेव ऐसे उनका पूरा नाम है। वेद व्यास को जानते हो सचिन, वेद व्यास की एमएससी नहीं हुई थी, फिर भी वो एक बहुत अच्छे टीचर थे, है ना। ऐसे ही वाल्मीकि जी, उनकी एमएससी तो उनकी भी एमएससी नहीं हुई थी, तो वो भी एक अच्छे टीचर थे, है ना। द्रोणाचार्य, उनकी भी एमएससी नहीं हुई थी, वो तो सिर्फ बीएससी किए थे, वो भी हॉर्टिकल्चर से। द्रोणाचार्य वो तो बहुत अच्छे टीचर थे, है ना। तो टीचर कोई ये तो, टीचर बनने के लिए क्या ये थोड़ी ना चाहिए कि कोई डिग्री धारण चाहिए। टीचर आपका कौन होती है, आपकी सबसे पहले टीचर कौन होते हैं, आपके माता पिता, है ना, आपका भाई, बड़ा भाई, आपकी बड़ी सिस्टर, है ना, तो वही टीचर होते हैं। और टीचर का जो देखो हर एक के अकॉर्डिंग, मैंने बोला ना, जिस प्रकार से सॉइल की डिफिनेशन अलग अलग लोगों के प्रकार, अलग अलग पॉइंट से देख रहे हैं, उसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। तो टीचर का जो एक नजरिया होता है, मुझे क्या सिंपल लगता है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना ही टीचर का मेन रोल होता है। और चाहे उसको टीचर कहो, चाहे गुरु कहो, चाहे गाइडर कहो, चाहे भाई कहो, चाहे भाई बहन कहो, कुछ भी हो सकता है। एक टीचर का ही रोल ऐसा हो सकता है जो आपके लिए सब कुछ हो सकता है, ठीक है। जिस प्रकार से आपकी जिंदगी में एक लड़के के लिए, देखो लड़कियों के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो लड़का जो होता है उसका जीवन बहुत सरल है, क्योंकि उसको सिर्फ एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन लड़की क्या है, उसको एक नहीं दो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक बचपन से शादी नहीं हो जाती तो एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके घर पे होती है एक, और जैसे ही शादी हो जाती है तो फिर दो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे होती है। तो लड़के का तो जीवन आसान है अगर आप कह सकते हो, है ना। तो जरूरी नहीं आप अगर टीचर बनना है तो उसके लिए कोई डिग्री तो रोल ही नहीं प्ले करती है, ठीक है। चलो आई थिंक आपको मिल गया होगा। अरे थैंक यू अगर आपको आसान लग रहा है तो आसान हम और ट्राई करेंगे और आसान हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सॉइल साइंस की ब्रांचेस। बेसिकली ब्रांचेस क्या है, अगर सॉइल साइंस की ब्रांचेस की आप बात कर रहे हो, या कभी कभी सॉइल साइंस अप्रोच भी देखने को मिलता है, ठीक है। सॉइल को मृदा को अध्ययन करने के अप्रोच कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर अप्रोच भी आता है तो ये मत कहना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अप्रोच जो होते हैं, अप्रोचेस भी बेसिकली आपके इसी में आते हैं। अगर मैं ब्रांचेस बात करूं या मैं अप्रोच की बात करूं, तो अप्रोचेस भी आपके क्या है, दो अप्रोच होते हैं सॉइल को स्टडी करने के लिए। तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक क्या है, एक आपका एडेफोलॉजी है, एडेफोलॉजी है, याद रखना ये कैसा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है।
लॉजी जिनके वर्ड में लास्ट में लगा होता है, ये मोस्टली आपके ग्रीक वर्ड होते हैं, कुछ को एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। तो एडेफोलॉजी ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, एडेफस प्लस लॉजी से मिलकर बना है, एडेफस प्लस लॉगस से मिलकर बना है, कुछ भी आप कह सकते हो। एडेफोलॉजी का मतलब होता है कि जो प्लांट है, जो प्लांट है ये कैसे सॉइल में ग्रो कर रहा है, कैसे इसको न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, किससे कैसे न्यूट्रिएंट साइकिल चल रही है, क्या क्या इसको मिनरल चाहिए, क्या न्यूट्रिएंट चाहिए। तो जब किसी भी प्लांट के ग्रोथ के या प्लांट के कह सकते हैं ओरिजिन, प्लांट का कैसे जीवन यापन हो रहा है, उस पॉइंट से अगर सॉइल की हम स्टडी करते हैं, कैसे उसको न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं, इन सभी चीजों की स्टडी करते हैं, तो वो हमारा किस में निकल के आता है, तो ये हमारा एडेफोलॉजी में निकल के आता है। क्या है, तो ये हमारा एडेफोलॉजी में निकल के आता है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या, एडेफोलॉजी, इसको हम एडेफो EDAPHOLOGY, ठीक है, एडेफोलॉजी कह सकते हैं इसको। यानी कि कैसा वर्ड है, तो ग्रीक वर्ड है, और ये डिराइव्ड कहां से हुआ, ग्रीक से हुआ है। इसका मतलब क्या है, एडेफस मतलब सॉइल और लॉगस मतलब डिस्कोर्स, मतलब स्टडी करना उसकी, ठीक है। चलिए, तो एडेफोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू क्रॉप ग्रोथ, न्यूट्रिशन, इल्ड कितनी मिलेगी, न्यूट्रिशन कैसे प्लांट को मिलेगा, क्रॉप की ग्रोथ कैसी होगी, ये सभी पॉइंट्स आपके निकल के आते हैं एडेफोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, पेडोलॉजी, दूसरा जो हमारा अप्रोच निकल के आता है, ये हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ये भी आपका ग्रीक का वर्ड है, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं, पेडोलॉजी में, पेडोलॉजी में बेसिकली हमारा जो स्टडी होती है ऑन द बेसिस ऑफ कैसे इसका ओरिजिन हुआ है सॉइल, कैसे ओरिजिन हुआ है सॉइल का, क्या इसका डिस्क्रिप्शन रहा है, डिस्क्रिप्शन कैसा क्या इसमें रहा है, ठीक है, और इसका क्लासिफिकेशन कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल को कैसे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे जब स्टडी करते हैं, तो हम जानते हैं कि सॉइल जो बनी रॉक किस रॉक से बनी, कैसा इसका नेचर है, तो ये सभी निकल के आती है आपकी पेडोलॉजी में। ये किस में निकल के आती है, पेडोलॉजी में निकल आती है, ठीक है। पेडोलॉजी पैडॉन प्लस लॉगस से मिलकर बना है। इसमें जो आपका पैडॉन वर्ड है, इसका मतलब होता है सॉइल, या इसको आप अर्थ कर सकते हो, लॉगस मतलब स्टडी डिस्कोर्स, ये आप कह सकते हो। तो दोनों बहुत ही आसान है। एडेफो मतलब ही पत्थर होता है, और जो पत्थर कैसे उस सॉइल बनी, कैसे उसका डिस्क्रिप्शन है, कैसा उसका क्लासिफिकेशन है, ये सभी बातें हम पेडोलॉजी में करेंगे। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो इंजीनियर यहां से आता है, इंजीनियर घुस जाएगा, ठीक है, इंजीनियर के पास चली जाती है पूरी ब्रांच, लेकिन हमारे लिए जो ब्रांच बनी है ये एडेफोलॉजी बनी है। अब एडेफोलॉजी के ही अंतर्गत सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, प्लांट की ग्रोथ कैसे है, न्यूट्रिएंट कैसे मिल रहे हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप देख भी रहे हो पिक्चर फॉर्म में, ये कौन सा है, ये जो प्लांट मिला है, ये कौन सी स्टडी कर रहे हैं इसमें, बताओ, बोलो बोलो फटाफट बोलो। ये रॉक है, इससे जो निकल के आएगा वो कौन सी स्टडी होगी, और यहां से क्या क्या होगा, बताओ, खुद को बताओ, ये चार सारी चीजें है ना। अगर आपको पता है तो खुद को भी बताओ, और बोल के बताओ खुद को, खुद का नाम रख लो, छोटा सा प्यारा सा कोई नाम, है ना। क्लास क्या करोगे तो खुद को ही बताते रहोगे चीजें, ठीक है। आगे बढ़े, ये समझ आ गया एडेफोलॉजी और पेडोलॉजी। चलो, फिर आता है हमारा, अब जैसे कि हमारी ह्यूमन की बॉडी है, जैसे हमारा मानव का शरीर है, और मानव के शरीर की जब यहां पे हम बात कर रहे हैं, तो मानव शरीर में आपको बहुत सारे अंग देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा कह सकते हैं क्या है, पूरा सर है, ये हमारा पेट है, स्टोमक है, ये हमारे हाथ हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो अगर इसी प्रकार से हम सॉइल को मान लें एज ए लिविंग बॉडी, एज ए ह्यूमन एंड एनिमल मान लें, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से इसमें आपको ऑर्गन देखने को मिलेंगे, या किस पार्ट को कौन सा ऑर्गन के नाम से आप समझोगे, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ हम चीजें आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, ठीक है। अगर एज ए सॉइल को हम लिविंग बॉडी कह रहे हैं, जैसे कि हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, ठाकुर जी हमने कहा कि क्या है, जैसे नेचुरल बॉडी, ये कैसा है, प्राकृतिक पिंड है, प्राकृतिक ओरिजिन इसका देखने को मिला है, तो कहने कि हम जीवित बोल रहे हैं इसको, ठीक है, यानी कि लिविंग है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो अगर हम यहाँ पे मान रहे हैं सॉइल को एज ए लिविंग यूनिट, तो यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे, कौन सा सिस्टम, सबसे पहले निकल के आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर आपको डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली क्या है, मान लो एक कोई प्लांट है, इसकी लीव्स यहाँ पे गिरी, तो इस पे क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, इसको खाएंगे, यानी कि इसको डिकम्पोज करेंगे। मान चलो कोई प्लांट पूरा गिर गया, प्लांट ही पूरा यहाँ पे गिर गया, फॉल कर गया, तो सबसे पहले भाग के आएगा एक्टिनोमाइसीट्स, और खुशी मनाएगा और फटाफट खाना शुरू कर देगा, इसको डिकम्पोज कर देगा। तो यानी कि डिकम्पोजिशन जो हो रहा है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और इसको डिकम्पोज कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, और ऑर्गेनिक मैटर में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, डाइजेस्टिव सिस्टम हम कह देते हैं सॉइल का, ठीक है। चलो, फिर निकल के आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन।
श्वसन क्या होगा, जैसे सॉइल में हम पढ़ेंगे सॉइल सर्कुलेशन, या हम कहेंगे गैसियस एक्सचेंज जो हो रहा है, गैसों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है। इसमें दो प्रकार से हमको देखने को मिलता है, एक तो आपका डिफ्यूजन होता है, एक आपका मास फ्लो होता है। कौन सा होता है, मास फ्लो होता है, और एक आपका डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये गैसेस का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, प्रकृति में आपको ज्यादा देखने को मिलती है, एनवायरमेंट में आपको जो गैसेस हैं ज्यादा देखने को मिलेंगी, कुछ गैसेस हैं वो आपको सॉइल में ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो गैसियस एक्सचेंज कैसे आपस में हो रहा है, तो ये जो हम पढ़ेंगे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा। एयर सर्कुलेशन जो आपका है और गैसेस एक्सचेंज जो यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंसीडर हम इसको करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी बेसिकली हमारा ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है, जो हमारी नाड़ियां हैं इनके बीच में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। इंसेक्ट में आप पढ़ते हैं ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है, पूरे बॉडी में फ्लो होता है। ठीक है, कोई नाड़ियां नहीं है, किसी प्रकार का कुछ इसमें सिस्टम नहीं है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा देखने को मिलता है, ये जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है, वाटर के बारे में पूरा पढ़ेंगे चैप्टर। तो वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है विद इन द सॉइल, ये किस में आएगा, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। किस में आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। फिर आता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी मतलब गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। और ये आपका ब्लड एक्सक्रेटरी सिस्टम, बेसिकली ब्लड सिस्टम, जिसमें आपका जो लीचिंग ऑफ एक्सेस साल्ट होता है। ठीक है, लीचिंग क्या है, तीन शब्द हमको जानने चाहिए। और एक तो आपका होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का सिंपल यही मतलब है कि बारिश हुई, बारिश से सबसे पहले पानी आया, और फर्स्ट एंट्री जब वाटर की हुई, देखो समझो इधर आ जाओ, ये पानी आया गिरा, फर्स्ट एंट्री जब वाटर की हुई तो ये क्या है, इनफिल्ट्रेशन है। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन हो गया। अब इनफिल्ट्रेशन होगा, फिर क्या हुई, इनफिल्ट्रेशन हमारी ऊपर वाला ये परत गीला हो गया, ये इनफिल्ट्रेशन हो गया। अब पानी क्या करेगा, नीचे मूव करेगा, इस तरीके से नीचे जाएगा, बहुत सी परतों में जाएगा। तो डिफरेंट हॉर्जन के थ्रू जब मूव कर रहा है, ये मान चलो हॉर्जन है, और पानी इधर से नीचे से और जा रहा है, ए में गया, बी में गया, सी में गया। ठीक है, इस तरीके से नीचे जा रहा, तो ये क्या है, पर्कुलेशन है। डाउनवर्ड एंट्री ऑफ वाटर इज नोन एज पर्कुलेशन। पर्कुलेशन हो रहा है। अब क्या किया इसने, पानी, क्योंकि पानी आप जानते हो सबसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट देखने को मिलता है, सब कुछ घोल सकता है आपस में। तो सब क्या करेगा, घोलेगा, जितने साल्ट हैं जितने न्यूट्रेंट हैं आपस में घोल लेगा। और एक नटखट बच्चा है क्लास का, जो खुद तो बिगड़ा ही है और दूसरों को भी बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। कैसे करेगा, यानी कि जो पोषक तत्व है इंपॉर्टेंट, उनको आपस में घोल लेगा और कहेगा आओ चलें, टहलते नीचे। टहलते कहाँ है, ए में जाएगा, फिर बी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, बी से सी में जाएगा, और ये लीच डाउन नीचे करे जाए चला जाएगा। तो इसको कहेंगे हम लीचिंग। क्या कह रहे हैं, इसको लीचिंग कर रहे हैं। समझ गए, आई थिंक लीचिंग समझ गए। तो लीचिंग क्या है, एक्सेसिव साल्ट जो मूव कर रहे हैं, यही आपके जो साल्ट जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट जा रहे हैं, यही लीच डाउन कर रहे हैं। और ये क्या है, आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। अच्छा, ब्रेन किसको कहोगे, मस्तिष्क किसको कहोगे, तो जो सॉइल में क्ले देखने को मिलता है। ठीक है, तो सॉइल में आपको क्ले देखने को मिलता है, ये आपका ब्रेन कहलाता है सॉइल का। सॉइल का ब्रेन कौन कहलाता है, तो ये आपको इस तरीके से देखने को सॉइल में जो क्ले है वो देखने को मिली। कलर, सॉइल का कलर बिल्कुल कलर हो जाएगा। हाइट, सॉइल की जो डेप्थ है, ठीक है, सॉइल की जो डेप्थ है ये आपको हाइट में देखने को मिल जाएगी। अच्छा, हो सकता है यहां से क्वेश्चन कैसे बन जाए, आपको क्वेश्चन मिल जाए मैचिंग टाइप का। कैसा, मैचिंग टाइप का आपको क्वेश्चन यहां से बना के दे सकते हैं एग्जामिनर। तो तैयार रहना उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, इधर दे देंगे आपको सिस्टम, इधर दे देंगे आपका सॉइल में कौन सा सिस्टम देखने को यहां पे मिल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत सही, सभी को समझ आ गया आई थिंक। और देख भी रहे हो यहाँ पे आपका एक प्लांट है, उसमें बहुत सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, और बहुत सी प्रक्रियाओं को एज हम यहाँ पे लिविंग या हम एज ए कह सकते हैं एनिमल कंसीडर कर रहे हैं, तब हम हमारा निकल के आएगा ये हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन है, कलर है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है, अच्छा ये जो आपको यहाँ पे स्लाइड में 6RD देखने को मिल रहा है, 6RD देखने को मिल रहा है। 6RD का मतलब ये सॉइल के 6 रूल होते हैं। जैसे कि आपकी जो रोल अभी क्या है, आपका रोल क्या है, आपको पता है, आपका अपना रोल पता है क्या है, रोल पता है ना सभी को। एक एक्टर होता है, वो अपना किरदार निभाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप सभी को अपना रोल पता है, बताओ, रोल पता है या किसी से आज तक बात की है, मन की बात की है ना, कि है जिंदगी में कोई नहीं मन की बात करने वाला, इसको बताए हो कि मैं ये बनना चाहता हूं, मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैंने ये सोचा था, मैं ये करना चाहता हूं, है कोई, बताओ। नहीं है तो मुझे ही बताओ, है ना। और टेलीग्राम पे अगर नहीं, यहाँ पे नहीं बता पा रहा तो टेलीग्राम पे आके बताओ। और मुझे इंटरेस्ट भी है आप क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, उन सभी को जानने का। ठीक है, तो बेसिकली सॉइल है। जब आप मृदा की ही बात कर रहे हो, मृदा की ही बात कर रहे हो, तो इसके भी रोल पता है इसको, सॉइल को अपने रोल पता है कि इसको क्या क्या इसके रोल हैं, इसको अपने डिसिप्लिन भी पता है कि डिसिप्लिन बेसिकली ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, आपके केस में आपको करना क्या है, हंस रहे हो, अब हंस लो। एग्रो, बहुत मार खाओगे तुम लोग, हैं मजे लेते हैं वो आपके सच्चे मित्र हो ही नहीं सकते, है ना। आप बताओ,
बहुत जरूरी है ना। खुद से बातें किया करो, और खुद को आपने अगर कहते नहीं, खुद को आपने अगर प्रभावित कर दिया, खुद को ही इन्फ्लुएंस करो। कोई नहीं है तो मैं हूं ना, और मैं सच में बोलता हूं कि मैं हूं, सच में हूं, है ना। तुम कभी भी परेशान हो, कभी भी कोई तुम्हें दिक्कत हो, तुम मुझे बोलना, है ना। और मैं सच में चाहता हूं, मैं हो सकता है कि आपको जब आप सबसे ज्यादा खुश हो तो उस समय मैं आपको ना दिखूं, लेकिन सबसे ज्यादा जब दुख होगा आपको, सबसे ज्यादा परेशान होंगे, तब मैं आपके साथ हूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा भी है आज की क्लास से आपके साथ, तो याद भी रखना आप इस चीज को। ठीक है, कोई समस्या हो तो भी, कभी भी, कैसे भी, किसी प्रकार की, तो बिल्कुल कनेक्ट होना, मैं आपकी हेल्प वहां पे आपको करूंगा। तो सॉइल के जो 6 रोल्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या 6 रोल हैं? ठीक है, 6 रोल देखने को मिलेंगे सॉइल के, और 6 डिसिप्लिन मिलेंगे। 6 ही आपको डिसिप्लिन यहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, डिसिप्लिन कह लो, या आप कह लो यहां पे ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांचेस यहां पे कह लो, या 6 डिसिप्लिन कह लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रांचेस आपको देखने को यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब रोल की बात करेंगे, कौन से 6 आपको रोल यहां पे हैं? ठीक है, चलो कौन कौन से? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल देखने को मिलता है, मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई आपको यहां पे जो रोल है वो नहीं दिया जाएगा, और फिर आपसे पूछ लेगा कौन सा इसके अंतर्गत आता है या नहीं आता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ हो तो उसके लिए सॉइल में कैसे सपोर्ट है, प्लांट खड़ा है तो किस तरीके से खड़ा है। ठीक है, प्लांट खड़ा है तो किस तरीके से उसमें खड़ा है, कैसे इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ कैसे हो रही है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, रेगुलेटर ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर की जो सप्लाई हो रही है, कैसे पानी आ रहा है प्रेसिपिटेशन के थ्रू, किस तरीके से सॉइल में जा रहा है, फिर कैसे उसको प्लांट को मिल रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी कराना प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रिसाइकलर ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, कच्चा पदार्थ, जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में कच्चे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से रिसाइकलर ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जो रॉ मटेरियल इसकी रिसाइकिल करना। ठीक है, ये आपका रोल हो गया। फोर्थ आता है हैबिटेट फॉर सॉइल ऑर्गेनिज्म, जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म कौन कौन से, फंगस है, बैक्टीरिया है, ठीक है, एक्टिनोमाइसेटीज है, ये सभी आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। सॉइल के ऑर्गेनिज्म के लिए हैबिटेट, निवास का काम करना, उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड करना, उनके लिए रहने की जगह प्रोवाइड करना, तो ये भी रोल है। इसके अलावा इंजीनियरिंग जो मीडियम है, ठीक है, एक हीविंग प्रक्रिया होती है, याद रखना यहां से आप लोग, हीविंग, HEAVING, हीविंग। हीविंग क्या होता है, मान चलो आप इंजीनियर हो, आप रोड बना रहे हो, तो रोड बना रहे हो तो आपको क्या होता है, कभी कभी देखना, कभी आप भी अगर आपने अनुभव किया हो, तो इस तरीके से मिट्टी कुछ ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाने को ही हम हीविंग कहते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये देखने को मिलता है, ऊपर इस तरीके से सॉइल जब उठ जाती है तो उसको हीविंग कहते हैं। तो अब जब सॉइल ऊपर उठ जा रही है तो क्या यहां पे आप पुल बनाओगे, यहां पे आप मकान बनाओगे, नहीं बनाओगे ना, है ना। हो सकता है यहाँ पे माउंट मोरिनोटा अधिक हो, सोइलिंग सिंकिंग की प्रॉपर्टी हो, या और भी रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं, तो ये भी आपका इंजीनियरिंग मीडियम में भी बेसिकली देखने को मिलता है। और लास्ट नॉट लिस्ट ये देखने को मिलता है मॉडिफायर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को मॉडिफाई करने में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलता है सॉइल का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम डिसिप्लिन्स में, या फिर हम ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी ब्रांचेस है, तो सबसे पहले सॉइल फिजिक्स। ठीक है, सॉइल फिजिक्स, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी यहां पे हम डिस्कस करते हैं और पढ़ेंगे भी। फिर आता है सॉइल केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि जो आपका मृदा रसायन भी है। और फिर आती है सॉइल बायोलॉजी या सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कह लो। फिर आता है आपका सॉइल फर्टिलिटी, फिर आता है सॉइल पेडोलॉजी, और फिर आता है हमारा सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, ये सॉइल कंजर्वेशन, ये आपको 6 डिसिप्लिन मिलती है, और 6 ही आपको यहाँ पे क्या मिलती है, आपके रूल्स देखने को भी सॉइल के मिलते हैं। ठीक है, चलो याद रखना इसको, समझ गए? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, किसी को कोई डाउट तो नहीं अभी तक जो पढ़ा हम लोगों ने? बताओ फटाफट बताओ, इतना समझ आ गया? किसी को कोई डाउट, कोई किसी को तकलीफ, कोई समस्या अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट, कुछ भी पूछना चाह रहे हो बताओ। समझ गए? समझ गए? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलो। अब आता है हमारा अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्थ क्रस्ट की जो टोटल पार्ट हमें यहाँ पे कितने देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में आपको कितने
रिंग्स देखने को मिलते हैं। जब अर्थ क्रस्ट की हम बात करेंगे, अर्थ क्रस्ट बेसिकली, क्रस्ट हमसे पूछा भी जाता है कभी कभी, डिफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि क्रस्ट से आप क्या समझते हो, क्रस्टिंग से आप क्या समझते हो, लैंड से आप क्या समझते हो। ये ओरल, आपको ओरल कहते हैं, ओरल क्वेश्चन होते हैं इस तरीके से। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, ठीक है, और कोर कितने टाइप की है, या जो क्रस्ट कह रहे हैं तो क्रस्ट कितने किलोमीटर तक नीचे जाएंगे तो हमें क्रस्ट मिलेगी, कितना तक जाएंगे तो आउटर कोर मिलेगी, मेंटल मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इंटीरियर ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो सबसे पहले हम मान चलो ये हमारे पास ये सॉइल है इस तरीके से, ठीक है, ये सॉइल हमको देखने को मिल रही है, मृदा, ये परत आपको देखने को मिल रही है इस तरीके से। अब एक तो क्या होगा, हम अंदर चले जाएंगे सॉइल के तो ये इंटीरियर ऑफ अर्थ हो गया, और ऊपर चले जाएंगे तो ये क्या है, एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ हो गया। तो एक्सटीरियर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे हमको तीन चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी वो तीन चीजें हैं? कौन कौन सी? एक तो हमारे पास है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर देखने को मिल रहा है। हाइड्रोस्फीयर के अलावा हमको क्या देखने को मिल रहा है? लिथोस्फीयर देखने को मिल रहा है, लिथोस्फीयर देखने को मिल रहा है, ठीक है, लिथोस्फीयर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हमको क्या मिल रहा है? ये एटमॉस्फेयर देखने को मिल रहा है, एटमॉस्फेयर देखने को हमको मिल रहा है। तो ये हमारे किस में आ गए? एक्सटीरियर हो गए। ये क्या है? एक्स मतलब बाहर, ठीक है, ये वह है जो बाह्य कारक हैं, उनको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अब अगर आपको मैं बताऊं तो क्या है, जो हाइड्रोस्फीयर है बेसिकली जो पानी आ रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैसे समुद्र से पानी उड़ के भाप में कन्वर्ट होकर कैसे बादल बनते हैं, वो सारी चीजें हाइड्रोस्फीयर, यानी कि जो वाटर बॉडी है इनके बारे में, पानी के रिलेशन में जो भी चीजें पढ़ते हैं वो हमारी किसमें आती है? हाइड्रोस्फीयर में। फिर आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जो आपका लैंड सरफेस है, ठीक है, जो सॉइल के बारे में आप पढ़ रहे हैं, एक्सटीरियर अपर सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपका ये लिथोस्फीयर में निकल के आता है। और फिर एटमॉस्फेयर में मतलब गैसेस जो आपकी हैं, ठीक है, जो गैसेस पोर्शन है इसको आप पढ़ते हो, ठीक है। या यहाँ पे आपसे पूछ भी ले कि जो आपका लिथोस्फीयर क्या है, ये आपका सॉलिड पोर्शन होता है, क्या है, ये आपका सॉलिड पोर्शन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। और ये आपका क्या, लिथोस्फीयर, ये आपका लिक्विड पोर्शन होता है, क्या है, ये आपका लिक्विड पोर्शन देखने को मिल रहा है। और ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर, ये गैसेस पोर्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये तो हमने एक्सटीरियर की बात कर ली। इंटीरियर में आते हैं, तो इंटीरियर में हमारा क्या देखने को मिल रहा है? हमको तीन चीजें देखने को मिल रही है। इसमें कौन कौन सी है? एक तो क्रस्ट देखने को मिल रहा है, इसके अलावा मेंटल देखने को मिल रहा है, ठीक है, और फिर हमको थर्ड जो देखने को मिल रहा है ये कोर देखने को मिल रहा है। ये हमको तीन चीजें देखने को मिल रही है। अब इसमें बेसिकली जो कोर है, कोर को ही दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो आपका इनर कोर है, और आपको दूसरा जो देखने को मिलता है ये आउटर कोर है। कौन सा है? इनर कोर और आउटर कोर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलो उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये समझ गए? ये चीज समझ आ गई सभी को? कोई डाउट तो नहीं यहां से? ठीक है, ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग रिवीजन कर लेना। इसी से आते हैं वापस। तो जो आपको कंसेंट्रिक रिंग देखने को मिलती हैं, ठीक है, बेसिकली इसमें ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिस्ट गए नीचे तक, है ना, साइंटिस्ट नीचे तक गए, उन्होंने नापा इतने तक ये है, उतने तक ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक स्टडी हम इसको डिवाइड करते हैं। और हमें अगर सॉलिड पोर्शन मिल रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्रस्ट कर रहे हैं। हमें जो लिक्विड पोर्शन मिल रहा है, आउटर कोर या कोर में आ गया, मेंटल आ गया, तो इन सभी चीजों को एज ए हम साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रस्ट देखने को मिलता है, अपर सरफेस। सेकंड हमको जो कंसेंट्रिक रिंग मिलती है इसको हम मेंटल कहते हैं। और थर्ड जो हमको मिलता है इसको हम कोर कहते हैं, या हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आपका ए हो गया आउटर कोर और बी हो गया आपका इनर कोर, ठीक है। चलिए, ये जो इस तरीके से रिंग फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही अच्छा चित्र आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये क्या है? हमारी अर्थ सरफेस है। ये क्या है? हमारी अर्थ सरफेस हमको देखने, अर्थ, पूरी अर्थ देखने को मिल रही है। अब अर्थ को अगर हम क्या करें, इसको उधर काट दें, अब तुम लोग पहुंच मत जाना काटने, क्या करें, अगर हम इसको काट दें तो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। जब आप कहते हो कि अभी एक हमारे यूपी के ही कानपुर से थे, वो गए थे अभी अर्थ मतलब स्पेस में गए थे, और उनका नाम भूल गया मैं, शुभांकर था कुछ, आई थिंक नाम था उनका। तो उनसे अभी बात तो हुई थी प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने बताया, फिर से उन्होंने वही बात रिपीट की कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा। तो जब आप स्पेस से देखते हो पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत ज्यादा है, लगभग 70% से ज्यादा हमको पानी देखने को मिलता है, तो अर्थ कैसी देखने को मिलेगी? तो आपको ब्लूइश कलर देखने को मिलता है। कैसा? नीला आपको पूरा पृथ्वी देखने को मिलता है, क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अच्छा, हमने क्या किया, इसकी परतों को काट लिया। हमने क्या किया, इसको परत में इस तरीके से काटा, तो ऊपर आपको देखने को जो मिल रहा है ये क्या है, ये इस तरीके से आपको ये
अर्थ देखने को मिल रही है, अर्थ क्रस्ट। फिर इसमें भी अच्छा सुधांशु शुक्ला, हाँ सुधांशु शुक्ला जी, तो उन्होंने बताया। तो इस तरीके से आप देखोगे तो क्या है, आपको यहाँ पर इतना जो पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या है, ये मृदा आपकी देखने को मिल रही है, ठीक है, मृदा यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये आप क्रस्ट कह लोगे, मेंटल कह लोगे। और नीचे आओगे तो लिक्विड पोर्शन आपको मिलेगा, ये लावा जो आपका है, ये इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यही आपकी डिफरेंट जो रिंग्स देखने को फॉर्मेशन मिल रहा है, ये एक अलग हो गई, ठीक है, ये आपकी अलग हो गई, ये आपका अलग हो गया। तो यही आपका बेसिकली क्या है, अर्थ क्रस्ट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट की हम बात करें। अब इसमें क्या क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, चलो उसको बात करते हैं। सबसे पहले जब क्रस्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो क्रस्ट की जो टोटल आपको डेप्थ देखने को मिलेगी, ये कितनी मिलेगी, 5 से 56 किलोमीटर नीचे तक अगर आप जाओगे तो आपको ये अर्थ क्रस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। डेंसिटी इसकी कितनी होती है, 2.6 से लेके 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर आपको डेंसिटी देखने को मिलती है। अच्छा, कभी कभी आप यहां पे जब अर्थ क्रस्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको अगर ओशन में आप जाओगे, ओशन में अगर नापने का ट्राई करोगे, तो ये डिस्टेंस आपको 5 से 11 किलोमीटर देखने को मिलेगी ओशंस में, और 35 से 56 ये देखने को मिलेगी आपको कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर सकते हो। थोड़ा इसको करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है। चलो, द क्रस्ट जो हमारी यहाँ पे है, ये डिवाइड होती है इनटू 2 जोन, एक को हम सियाल कहते हैं और एक को हम यहाँ पे सीमा कहते हैं। इसको एक को सियाल कहते हैं, एक को सीमा कहते हैं। अब जब सियाल और सीमा हम कह रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ जो आपको यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि सियाल मतलब यहाँ पे सिलिकॉन जो प्रेजेंट होगा, सिलिकॉन यहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं सिलिकॉन, और आपका एल्यूमिनियम प्लस एल्यूमिनियम मिल रहा है, तो क्या है, इनकी अधिकता अगर है तो उस परत को कहेंगे हम सियाल। अगर यहाँ पे सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम आपको देखने को मिल रहा है तो उसको कहोगे सीमा, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सियाल बेसिकली क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ रॉक देखने को मिल रहा है, और जो सीमा है ये आपका होमोजीनियस है। ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, दोनों हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या है आपका सीमा, हेट्रोजीनियस क्या है सियाल, ठीक है। तो जो सीमा होती है होमोजीनियस प्लास्टिक और सेमी प्लास्टिक कंसेंट्रिक लेयर देखने को मिलती है, दैट बिहेव लाइक ए सॉलिड, ये सॉलिड के लाइक में देखने को मिलता है। सॉलिड जो कंटेंट्स अबाउट द 65 to 75% आपको सिलिका देखने को मिलती है, और सिलिका का जो नेचर होता है एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है, एसिडिक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सियाल फ्लोट ऑन द सीमा विच इन टर्न फ्लोट ऑन द लोअर कंसेंट्रिक लेयर कॉल्ड मेंटल, उसको हम मेंटल कह देते हैं, ठीक है। क्या लिख रहे हो, अच्छा चलो, दूसरा आता है हमारा मेंटल। अब इसमें इंपॉर्टेंट हमें क्या चीज याद करनी है, उनको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे आता है ये जो आपको मेंटल देखने को मिलता है, ये मैसिव होता है, मैसिव सॉलिड, और साथ ही साथ सेमी सॉलिड देखने को मिलता है। ये आपको कितनी कितनी गहराई तक आप जाओगे, कितनी थिकनेस जाओगे, तो 2900 किलोमीटर तक थिकनेस में हमको ये मेंटल देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये मिक्स होता है मेंटल्स और सिलिकेट के थ्रू, और बेसिक जो रॉक्स होती हैं इनमें देखने को मिलता है। डेंसिटी यहाँ पे आपको 3.0 से लेके 4.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर देखने को मिल जाती है, ठीक है। लास्ट नॉट लिस्ट ये आपका कोर है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, पहले कोर हम डिस्कस कर लेते हैं। कोर जो है ये आपका इनर मोस्ट पोर्शन देखने को मिलता है अर्थ का, ठीक है। 3500 किलोमीटर थिकनेस तक आपको कोर देखने को मिलेगा। इसमें आपको मोल्टन जो मेटल्स हैं, जैसे कि आप बात करें निकेल, आयरन, ये देखने को मिलते हैं, और इसकी डेंसिटी आपको लगभग 9.0 से लेके 12.0 देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना। इसमें हम कल, अच्छा ये कल करवा दें, ज्यादा हो गया, ज्यादा कंटिन्यू करें इसको, बताओ कंटिन्यू करें या फिर अर्थ क्रस्ट तक छोड़ दें, कल करवाएं, कर लें, क्या समस्या आ रही है, थोड़ा तो बचा है हमारा, पढ़ लेते हैं पूरा 2 घंटा, ठीक है सचिन। मेरे पास हिंदी का ही पूरा मटेरियल सॉइल का है, मेरी बुक भी है, ठीक है। कल कल करवाएं, आप सभी राजी हो, पहले क्वेश्चन, अच्छा हमारा जो पैटर्न है उसको हम तोड़ेंगे नहीं, हैबिट्स को कभी हम चेंज नहीं करेंगे। हैबिट अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक है तो चेंज करेंगे। आज प्रवीण तो कह रहे हैं आज, चलो क्वेश्चन बताओ, अगर आपने क्वेश्चन आंसर दे दिया तो मैं आगे बात करूंगा, फिर तो पहले अभी पहले क्वेश्चन का आंसर दो। पैडोस्फेयर वर्ड is given y, तो पैडोस्फेयर वर्ड है किसने दिया था, एमसीक्यूज कर लो, थोड़ा सा लीथर
विलमंट, सी डोकू, CHEAB, डॉकुचेव, डी ऑल ऑफ दीज। देखो प्रश्न बहुत आसान दिया है और आपसे मैं सभी से चाहूंगा आंसर फटाफट आप लोग कर दो। अच्छा 60 मिनट के बाद हमारा माइंड ही इस तरीके से हमको बनाया गया है, इस तरीके से हमारी कह सकते हैं हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है इस तरीके से हुआ है कि हम कुछ करें न करें, पढ़ाई जब हम करते हैं तो हमारे बोझ हमें लगते हैं दिमाग को हमारे बोझ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट नहीं है वैसी ना। कोई नहीं, हम ट्राई करेंगे कि 60 मिनट को कैसे हम 2 घंटे में कन्वर्ट कर लें। आज करे सो कल करो, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं बरसों। अच्छा पोल ही नहीं आया कुछ के पास, कुछ लोगों के पास बता रहे हैं पोल ही नहीं आया। ठीक है चलो बहुत सही। सी आंसर हमने क्या टिक कर दिया, सी आंसर ही टिक किया। हाँ सही है ठीक है। तो बताया था अभी पेडोस्फेयर जो वर्ड है ये डाकुचेव द्वारा दिया गया था, डाकुचेव के द्वारा दिया गया था। अच्छा यहाँ पे एक चीज और याद कर लेना, जो JW लीथर हैं इनके बारे में हम आपसे कल चर्चा कर लेंगे, और JW लीथर को हम इंडियन सॉइल साइंस के हम फादर कह देते हैं। ठीक है ठीक है, ये जो लीथर हैं इनको हम इंडियन सॉइल साइंस के फादर कह देते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में कल चर्चा कर देंगे। वैसे तो ये ब्रिटिश हैं, ठीक है, वैसे तो ये ब्रिटिश हैं और मुझे नहीं लगता इनको फादर अब चेंज करना चाहिए। कोई इंडियन साइंटिस्ट हमारे बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, उनको नाम दे दो, अब क्या दिक्कत वाली बात है। डाकुचेव साहब तो चलो बहुत अच्छा काम किए, लीडर साहब बेसिकली ब्रिटिश थे और कहीं ना कहीं इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है सॉइल की लेबोरेटरी वगैरह बनाना, तो इनका योगदान है। ठीक है चलो ठीक है, एक काम करेंगे तो फिर हम कल आपको मिलते हैं और कल आगे हम जो ब्रांचेस हैं बेसिकली उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कल जो पढ़ाया गया आज है उसका आप लोग रिवीजन करके आना। ठीक है, उसका आप रिवीजन करके आना और कल हम लोग पूरा अपना कल से 1.5 घंटा प्रिपेयर रह के चलो। ठीक है, 1.5 घंटे तो रहो प्रिपेयर आप, 1.5 घंटे तो क्लास चलने ही वाली है आपकी। ठीक है डन, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे। और कल हम पूरा अपना जो रहेगा इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है चलो।